सही। तो हम बात कर रहे थे इसकी मेटा के कोर्स की। तो उसमें बेसिकली इस कैपस्टोन प्रोजेक्ट में, हालांकि ये रिएक्ट का प्रोजेक्ट है, तो मुझे इससे समझ में आ रहा है ये इस पूरे मॉड्यूल का पहला प्रोजेक्ट है। सही है, क्योंकि अभी तक जो आई थिंक पहला वीक है उसके अंदर इन्होंने रिएक्ट नहीं पढ़ाई। इसका मतलब है कि जब आप ये पूरा कोर्स कर लेंगे तब ये आपको प्रोजेक्ट बनाना है। सही है। और इस प्रोजेक्ट का लेवल आप चेक कर रहे हैं कि इसमें HTML CSS रिएक्ट सब उसने बोला है कैसे यूज करना है। बात समझ आ रही है? तो ये इस तरीके से आपको इस कोर्स को लेके जाना है। लाजमी सी बात है, थोड़ा स्पीड अप होगा। सही, थोड़ा तेज होगा। जिस तरीके से आपको यहाँ पे स्लो 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 पढ़ाया गया ये वैसा नहीं होगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें ये एक्सपेक्ट करेंगे, आप खुद भी पढ़ेंगे। सही है। तो ये बेसिकली ऐसे पढ़ाते हैं कि ये खुद 5 मिनट पढ़ाएंगे और ये एक्सपेक्ट करेंगे कि आप उस 5 मिनट के पीछे 50 मिनट की मेहनत खुद करेंगे। इनका पढ़ाने का तरीका ऐसा होता है। सही है। यकीनन आप वो नहीं करेंगे, वो मुझे भी पता है, लेकिन वो इनको नहीं पता है। लेकिन वो आपने मेहनत ऑलरेडी यहाँ क्लास में की भी है। सही है। तो आप बेसिकली उसको एक समराइज कर रहे हैं, एक स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं और अपने सारे काम को रिवाइज कर रहे हैं। सही है, जो सारे आपके कॉन्सेप्ट्स ऑलरेडी बिल्डअप हैं। ठीक है। तो आप बेसिकली इन पे फोकस करें थोड़ा सा, और जिसकी ये अप्रूव हो चुकी है आप प्लीज़ ये मुझे बता दीजिएगा। अच्छा, हमने एक क्वेश्चन क्रिएट किया था क्लासरूम में, उस पर सबने रिप्लाई किया था। मैंने क्वेश्चन पूछा था, उसमें लिखना था यस और नो। ये क्वेश्चन याद है? हैव यू अप्लाइड फॉर कोर्सरा कोर्स? तो इसमें से 3 बच्चे कोई हैं जो अभी तक उन्होंने अप्लाई नहीं किया है, और कुछ बच्चे तो मुझे लग रहा है कि शायद वो इस कोर्स में ही नहीं है। तो कौन कौन है जो इस कोर्स में है ही नहीं, इसमें नहीं है? अब्दुल सबूर कौन है? अब्दुल हसन? अब्दुल्ला हसन? आपने अप्लाई नहीं किया? इस पे रिप्लाई कर दें प्लीज। अरबाज, इस पे रिप्लाई कर दीजिएगा। इस्माइल अल्ताफ? क्या? तो इस पे यस कर दीजिएगा। फरहान इकबाल? फरहान इकबाल नहीं आ रहा? फरहान इकबाल का कोई पता है क्या है, कहाँ है? अच्छा। अजीज साहब तो आज भी नहीं आए। मुश्तबा हसन? मुनीर खान? प्रिंस अली? आपने सबमिट किया है? तो इधर प्लीज आप वो कर दीजिएगा। क्लास कोड में आपको बता देता हूँ। सही है। अच्छा, तो ये सारी हमारी वो चीज़ें हो गई जो कि मुझे आपसे बात करनी थी और आपको बताना था। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप जो हैं सारे, अब हमने ये किया है कि थोड़ा प्रैक्टिस का बहुत इश्यू हो रहा है। सही है, आपकी प्रैक्टिस रिएक्ट में सही नहीं हो पा रही है और उसकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तो हम इसका ये कर रहे हैं कि कल संडे वाले दिन जो है, नॉर्मली मैं नहीं होता, लेकिन वो जो नौमान है उसको अब हमने एक तरह से एक मैं असाइनमेंट दे दूंगा जो वो आप लोगों को टास्क बताएगा। पहले वो आपको थोड़ा बहुत वो करके दिखाएगा कि अगर ये काम करना है तो कैसे करना है। फिर वो आप अपने कंप्यूटर्स पे जाएंगे और उसको प्रैक्टिस करेंगे। पहले ये क्लास ऑप्शनल थी, अब ऑप्शनल नहीं है। अब इसकी अटेंडेंस होगी और सब कुछ होगा। उसकी वजह यह है कि आप लोगों की उस तरह से प्रैक्टिस जो है मुझे नहीं मिल रही। सही है। मैं कंप्यूटर्स पे बिठा रहा हूँ तो पता नहीं लग रहा कि कोई कुछ प्रेस कर रहा है, कोई कुछ प्रेस कर रहा है। सही है, उससे पता लग रहा है कि आप लोगों की प्रैक्टिस वो नहीं है। इसी तरीके से मैंने आपको पहले भी कहा है कि मुझे कोर्स भी साथ लेके चलना पड़ता है। सही है। तो मैं प्रैक्टिस जब कराता हूँ तो फिर मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको मैं बताऊंगा एक चीज़ और वो आप मुझे करके देंगे। अगर मुझे बिल्कुल बेसिक तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि ये कंपोनेंट कैसे बनाना है, सही है, ये फाइल कैसे बनानी है,
सर ये रिएक्ट की ये कंपोनेंट मुझे दिख ही नहीं रहा है, सही है, क्रिएट रूट की जगह कुछ कुछ क्रिएट एलिमेंट लिखा हुआ है। तो अब इस तरह के जो क्वेश्चंस है ना, फिर थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट होती है। यार आप कम से कम घर पे एक दफा अगर आपने ये काम शुरू से आखिर तक किया होता ना, जो अभी तक काम हुआ है, सिर्फ एक बार, तो आपको ये मसले मसाइल नहीं होते, क्योंकि देख के लग रहा होता है कि आप ये पहली दफा कर रहे हो, सही है। तो अब नोमान पहले ये होता था कि आपका ये असाइनमेंट्स जो होते थे, आपको पूरा हफ्ता दे दिया जाता था, सही है, और आपको बोला जाता था कि भाई बना के ले आना, ठीक है। इस दफा अब ये होगा कि चेक भी नोमान ही करेगा, असाइनमेंट का थोड़ा बहुत हिंट यहाँ पे वो करवा भी देगा, और हो सकता है कि मैं उसको कोई चीज़ दे दूँ सिखाने के लिए, नहीं कोई एक्स्ट्रा चीज़ या कोई आगे का टॉपिक जो वो आपको साथ में थोड़ा पढ़ा भी देगा, ताकि आगे चल के आप लोगों को उस पर मसला ना हो, सही है। जैसे कल मैं सोच रहा हूँ उसको मैप फंक्शन का दोबारा मैं कहूँ कि वो आपको मैप फंक्शन थोड़ा किसी और चीज़ के लिए यूज़ कराए, ठीक है। तो मैप फंक्शन का हो सकता है कि वो आपको एक छोटा सा पेज बनवा दे और आपको बाद में बोले कि आप जाके बनाओ, ये आप लोगों का असाइनमेंट है, सही है। आप उसके सामने वो चीज़ बनाएंगे, उसी को आप सबमिट कराएंगे, फिर वो उसको उसी वक्त ही सबमिट कराएं, या आप नेक्स्ट वीक आके उसको वो गूगल क्लासरूम पे अपलोड करते हैं, आपको ग्रेड अब वही करेगा, सही है। लेकिन अब ये उसकी जिम्मेदारी होगी कि वो आप लोगों को आके देखे कि कौन बच्चा प्रैक्टिस कर रहा है और कौन नहीं कर रहा, और मुझे उसकी रिपोर्ट चाहिए होगी। क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि आप खुद देख रहे हैं कि रिएक्ट जो है जब से स्टार्ट हुई है, हम बेसिक्स पे ही खेल रहे हैं, हम थोड़ा आगे जा ही नहीं पा रहे, क्योंकि मुझे प्रैक्टिस ही नहीं दिख रही। अब मैं आगे जाऊंगा, आप सब सो जाओगे, सही है। तो कल सेम टाइमिंग क्लास की आप सब आइएगा, जो आज बच्चे नहीं आए आप ये बात उनको कन्वे कर दीजिएगा, ठीक है। 1 घंटे की बात होगी, 1 डेढ़ घंटे की बात होगी, आपने बस आना होगा। मैं 15 मिनट से ज़्यादा उसको नहीं बोलूँगा कि वो आपको ज़्यादा टाइम ले, 15 मिनट में आपको वो कोई चीज़ सिखा देगा। उसका ये काम नहीं होगा कि वो मेरी तरह एक्सप्लेन करे, उसका ये काम होगा कि वो चुपचाप आए, और एक चीज़ उसको पता है कि आपने पढ़ी हुई है, अब उसको पता है कि आपने कंपोनेंट बनाना पढ़ा हुआ है, तो आके वो कंपोनेंट आपके सामने सिर्फ बनाएगा, क्योंकि वो अभी फील्ड में काम कर रहा है, तो उसको पता है कि कौन सी चीज़ कैसे बनानी चाहिए, सही है। आप लोगों को एक स्टैंडर्ड वे पता होना चाहिए कि ये चीज़ ऐसे करनी चाहिए, सही है, यूज स्टेट ऐसे इस्तेमाल करना चाहिए, यूज स्टेट इस कंडीशन में ऐसे इस्तेमाल करना चाहिए, तो वो आपको सिर्फ वो करके दिखाएगा, सही है। ताकि जब आप खुद कंप्यूटर्स पे जाके खुद बनाना शुरू करें उसके बाद, तो आप लोगों को पता होगा वो चीज़ कैसे बनती है, सही। तो आपको एक स्टैंडर्ड मेथड का आइडिया होगा। तो कल 7:30 बजे लाजमी आप आइएगा, सबकी मैं अटेंडेंस लगवाऊंगा, और जो जो अटेंडेंस में एब्सेंट होगा उससे फिर हम लोग अगली फ्राइडे में बात कर लेंगे। बात समझ आ रही है? तो एक तो इस चीज़ की श्योरिटी होगी। आपका कोर्सरा का प्रोजेक्ट की बात हो गई, सही है, आपकी नॉर्मल वाली बात हो गई, और आपकी सर्टिफिकेशन वाली बात हो गई कि आपको सर्टिफिकेट्स भी HTML CSS जावास्क्रिप्ट के मिलेंगे। अब बात करते हैं थोड़ा सा कि थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि हम क्या कर रहे हैं और हम किस पोजीशन पे खड़े हैं, सही है। आप लोगों ने HTML CSS जावास्क्रिप्ट बूटस्ट्रैप 5 और फायरबेस ये चीज़ पढ़ी है, आपने इसकी वेबसाइट भी बनाई थी, पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाई थी, लैंडिंग पेज बनाया था, सही है। किसी किसी ने ई-कॉमर्स की एक वेबसाइट बनाई थी, सही है, किसी ने आई थिंक कोई नाइकी शूज़ की कोई वेबसाइट बनाई थी। तो आप लोगों ने वेबसाइट बनाना सीखा, बूटस्ट्रैप में भी सीखा, CSS में भी सीखा, और उसको फायरबेस पे डिप्लॉय की भी किया। उसके बाद आपने गिटहब भी सीखा, और अपने कोड को गिटहब पे अपलोड भी किया। ये पूरा किस चीज़ का पार्ट है? फ्रंट एंड का। किसका पार्ट है ये? फ्रंट एंड। ये प्योर फ्रंट एंड है, प्योर फ्रंट एंड है। अभी जो आप चीज़ पढ़ रहे हैं वो क्या है? रिएक्ट। क्या पढ़ रहे हैं आप? रिएक्ट। अब रिएक्ट जो है वो बेसिकली है तो फ्रंट एंड का पार्ट ही, लेकिन वो अब किस चीज़ के लिए है? वो डायनेमिक फ्रंट एंड के लिए। डायनेमिक लफ्ज समझ आ रहा है? डायनेमिक फ्रंट एंड क्या होता है कि आपको अपने पेज पर चेंजेस चाहिए, आपको अपने पेज पर डेटा चाहिए, सही है। डेटा चेंजेस जब ये बात होगी तो कौन सी चीज़ इस्तेमाल होगी? रिएक्ट। उस चीज़ के लिए हम क्या पढ़ रहे हैं? रिएक्ट। क्योंकि रिएक्ट आपके सिंपल सी वेबसाइट को पावरफुल बनाता है। आप में से काफ़ी बच्चों के दिमाग में सवाल होता है कि सर वर्डप्रेस पे बड़ी बेहतरीन वेबसाइट बन जाती है, तो हम HTML CSS क्यों पढ़ते हैं? नहीं, जब वर्डप्रेस एक बेहतरीन काम कर रही है तो हम HTML CSS क्यों पढ़ रहे हैं? हालांकि HTML CSS इतनी मुश्किल है, वर्डप्रेस में थीम उठाओ, ड्रैग एंड ड्रॉप करो, कहानी खत्म,
सही नहीं है? सही है, हमसे बेटर वेबसाइट बन जाती है। तो 1 घंटे के अंदर वर्डप्रेस वाला हमसे कह रहा होता है कि देखो मेरी वेबसाइट, हालांकि उसने कुछ भी नहीं किया होता, एक थीम उठाई हुई होती है, उस पर अपना कंटेंट पेस्ट किया हुआ होता है, वो भी वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में, वो कोई प्रोग्रामिंग कर ही नहीं रहा है, तो उसकी वेबसाइट एक बड़ी खूबसूरत सी वेबसाइट बन जाती है। लेकिन वो कहाँ आके फंसता है? जहां पे डेटा का मामला हो। बात समझ आ रही है? जब उसको क्लाइंट बोले कि ये मेरे स्टूडेंट्स है, मैं चाहता हूं कि मेरे स्टूडेंट आके साइन अप करें, उनका डेटा यहाँ पे आके सेव हो, फिर मेरा एक एडमिन है वो रोज आके उनकी अटेंडेंस लगाए, और वो अटेंडेंस की रिपोर्ट सिर्फ मुझे दिखे। अब ये किसका काम हो रहा है? डेटा का। अब ये काम किस पे नहीं हो सकता? वर्डप्रेस पे। क्योंकि अब डेटा इन्वॉल्व हो गया। अब डेटा इन्वॉल्व हुआ तो आप भी HTML CSS से काम नहीं कर सकते, आपको भी लाजमी क्या इस्तेमाल करना पड़ जाएगा? रिएक्ट। बात समझ आ रही है? क्यों? क्योंकि डेटा फ्लो है। सही है? प्रॉप्स याद है? उसमें हम क्या कर रहे थे? पेरेंट से लेके चाइल्ड को क्या दे रहे थे? डेटा। आपको वेरिएबल्स जो इस्तेमाल आप कर रहे हो HTML के अंदर, ये सब क्या है? डेटा। तो ये डेटा का जो फ्लो है, इसको बेसिकली समझने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? रिएक्ट। अब रिएक्ट में जब हमने स्टार्ट किया तो आप लोगों ने देखा कि हमने एक एम्प्टी प्रोजेक्ट बनाया, एक खाली प्रोजेक्ट बनाया। किसके जरिए? क्रिएट रिएक्ट ऐप। किसके जरिए? क्रिएट रिएक्ट ऐप। वो एक खाली प्रोजेक्ट बन गया। उस खाली प्रोजेक्ट के बाद हमने दूसरा स्टेप क्या किया था? हमने इजाफी फाइलें सारी डिलीट कर दी थी, सिर्फ कौन सी फाइल रहने दी थी? app.js और index.js। index.js मैंने खुद बनाई थी, आपको जरूरत नहीं है कि आप उसको डिलीट करें, आप डायरेक्टली काम किसमें शुरू कर सकते हैं? app.js में। index.js मैंने इसलिए डिलीट की थी, मैं आपको बताना चाहता था कि index.js में काम होता कैसे है, उसमें लिखा हुआ क्या है, ताकि आपको पता हो। आप डायरेक्टली काम शुरू किसमें करोगे? app.js में। app.js सबको याद है? अब अगर मुझे और कंपोनेंट बनाने हैं, तो वो कहाँ बनाता था? कंपोनेंट्स के फोल्डर में। किसके फोल्डर में? कंपोनेंट्स के फोल्डर में। सही है? यहां तक बात क्लियर है? गुड। अब हमने लास्ट टाइम बड़े डिटेल में देखा था कि एक कंपोनेंट में और जावास्क्रिप्ट के फंक्शन में क्या फर्क होता है, याद है? हमने पूरा दोनों का कंपैरिजन, वो आपके क्लासरूम में भी पड़ी हुई है फाइल, मैंने अपलोड कर दी थी। तो आपके क्लासरूम में जो फाइल है उसके अंदर दो कंपैरिजन है। मैं आपको बता रहा हूं कि दोनों में फंक्शन है, कंपोनेंट भी फंक्शन है और जावास्क्रिप्ट का भी फंक्शन है। तो दोनों के फंक्शन में फर्क क्या है, वो हमने डिटेल में 8 पॉइंट देखे थे कि दोनों में क्या क्या फर्क है। सही है? और जावास्क्रिप्ट के फंक्शन में, सॉरी, रिएक्ट के कंपोनेंट में मैंने बताया था कि कौन कौन सी चीजें लिखना लाजमी है। ये बात सबको याद है? अच्छा, कंपोनेंट के अंदर HTML कैसे आती है हमारे पास? किसमें? कंपोनेंट में जो HTML डलती है वो कहाँ डलती है? रिटर्न में। जो कंपोनेंट का रिटर्न पैरामीटर होता है उसके अंदर हमारी क्या लगती है? HTML। आप रिटर्न के अंदर जो HTML लिखते हो वो कहाँ पे आ जाती है? जहां पे वो आपने HTML वो कंपोनेंट रन करवाया। सही है? इतनी बात क्लियर है? अब हमने ये सिंपल कंपोनेंट बनवाया। अब आपको पता है कि हम एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट के अंदर कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? पहले इंपोर्ट कराते हैं, उसके बाद नहीं, इंपोर्ट करा लिया मैंने app.js में, अब मैं उस कंपोनेंट का इस्तेमाल कैसे करूंगा? उसका टैग बनाते हैं। वो टैग कहाँ लगता है? रिटर्न में, यानी कि HTML में। आसान जबान में कह लें तो HTML, क्योंकि हमें पता है कि HTML कहाँ लगेगी? रिटर्न में। यहां तक बात क्लियर है? आपको ये भी याद है कि रिएक्ट के अंदर एक वेरिएबल HTML सेव कर सकता है? ये बात याद है? इसका मतलब है कि अगर मैं वो जो इंपोर्ट हुआ हुआ कंपोनेंट वो एक वेरिएबल में सेव कराता हूँ, और उसके वो वेरिएबल जो है HTML में सेव कराता हूँ, वो लगाता हूँ, तो वो चल जाएगा। क्योंकि आपका रिएक्ट वेरिएबल में क्या सेव कर सकता है? एक HTML सेव कर सकता है। ये बात सबको याद है? लेकिन HTML में जब मैं वो वेरिएबल इस्तेमाल करूंगा तो क्या फर्क होगा? करली ब्रैकेट डालना पड़ेगा, क्योंकि ये HTML को बताने वाली बात है कि मैं इसके अंदर क्या लिख रहा हूँ? जावास्क्रिप्ट। ये बात भी क्लियर है? उसके बाद अब हम आए CSS पे। हमने सिंपल CSS कैसे लगाई थी? सिंपल, हमने CSS की फाइल बनाई और उसको कहाँ इंपोर्ट करा दिया? जिस कंपोनेंट में हमें वो लगानी है। सिंपल था। सिंपल इंपोर्ट लिखा और उस फाइल का पाथ दे दिया।
कोई मुश्किल? उसके बाद हमने फिर ये देखा कि हम बूटस्ट्रैप लगा सकते हैं, और हमने बूटस्ट्रैप का लिंक कहाँ दिए थे? index.html। ये index.html कहाँ पड़ी होती है? पब्लिक के फोल्डर में। कहाँ पड़ी होती है? पब्लिक के फोल्डर में। अब पब्लिक के फोल्डर में आपने दोनों चीजें लगानी है, उसका CSS का लिंक जो सबसे हेड पे लगता है, और दूसरा उसके जावास्क्रिप्ट की जो लिंक है वो कहाँ लगता है? बॉडी के बिल्कुल एंड में। ये एंड में क्यों लगता है? एक मिनट हो सकता है। गुड है, उन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया कि हम हमेशा जावास्क्रिप्ट एंड में क्यों लगाते हैं, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि जब पूरा पेज लोड हो जाए तब मेरी क्या चले? जावास्क्रिप्ट। ठीक है। अगर आप ऊपर लगाएंगे तो उससे मसला ये होगा कि अभी पेज लोड हुआ ही नहीं है। अब फर्ज करें कि आपके पास एक एलिमेंट है, उसकी आपने आईडी दी हुई, एक न्यू कंपोनेंट, एक आईडी है न्यू कंपोनेंट। अब आपने जावास्क्रिप्ट के अंदर वो आईडी मंगवाई हुई है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। सही है। अब आपने ये जावास्क्रिप्ट अगर ऊपर लगाई हुई है ना, तो अभी तक तो वो HTML का कोड बना ही नहीं है, वो HTML का टैग बना ही नहीं है। जब वो HTML का टैग नहीं बना तो जावास्क्रिप्ट को आईडी मिलेगी? नहीं मिलेगी। उसको वो क्या रिटर्न करता है? अनडिफाइंड। ये आप करके देखिएगा। आप ऊपर स्क्रिप्ट का टैग लगाएं और उसके अंदर जावास्क्रिप्ट लिखें, डॉक्यूमेंट कंसोल लॉग करा दें डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और कोई भी आप डिव का आईडी दे दें। सही है। अब आप जब ये ऊपर जावास्क्रिप्ट लगाएंगे और नीचे आपका डिव का HTML का होगा, तो वो आपको एरर देगा अनडिफाइंड। अगर आप इसको सिर्फ कॉपी पेस्ट करके नीचे ले आएंगे तो आपको वो HTML का टैग मिल जाएगा। सही है। इस वजह से हम हमेशा स्क्रिप्ट का टैग नीचे लगाते हैं। ये बात क्लियर है? उसके बाद हम लोगों ने एक काम किया था, हमने मैप का फंक्शन यूज़ किया था या मेथड यूज़ किया था। मैप का तो ये फंक्शन है मेथड है? मेथड और फंक्शन में क्या फ़र्क है? मेथड और फंक्शन में क्या फ़र्क है? के अंदर होता है। थोड़ा लेट पहुंचे लेकिन पहुंच गए। ऑब्जेक्ट एक ऐसा मेथड एक ऐसा फंक्शन होता है जो कि किसके अंदर होता है? ऑब्जेक्ट के अंदर। तो उसको हम क्या कहते हैं? मेथड। मेथड। और उसकी पहचान क्या होती है? ये हमेशा इसका जो नाम होता है वो डॉट के बाद आता है। सही है। अब आपने याद है आपको कि जब आपने मैप यूज़ किया है तो आप मैप यूज़ कैसे करते हैं? एरे डॉट मैप। पहले एरे होता है, एरे का वेरिएबल होता है, उसके बाद डॉट मैप। डॉट मैप अकेला कहीं नहीं आता, या मैप अकेला कहीं नहीं आता, वो हमेशा एक एरे के वेरिएबल के साथ लगता है। क्यों? क्योंकि एरे का, एरे बेसिकली ऑब्जेक्ट तो नहीं है, फिर एरे डॉट मैप लॉजिक क्या बनाता है? बात समझ आ रही है? नहीं, इसका हमने जवाब दिया था, इसकी हमने क्लास ली थी। हमने ये बात कही थी कि एरे तो एरे है, फिर एरे डॉट मैप कैसे आया? कि डॉट मैप का मतलब है ये तो ऑब्जेक्ट है। बात समझ आ रही है? डॉट मैप किसकी क्वालिटी है? ऑब्जेक्ट की। डॉट मैप हमेशा ऑब्जेक्ट में लगता है, यानी कि डॉट करके कोई भी चीज़ लिखो वो किसकी प्रॉपर्टी है? ऑब्जेक्ट की। जैसे डॉट नेम, सही है, डॉट क्लास, डॉट कार, डॉट कलर, जैसे हम ऑब्जेक्ट बनाते थे फिर उनकी प्रॉपर्टी निकालते थे। तो फिर ये एरे में डॉट मैप क्यों आ रहा है? ये बात समझ आ रही है? हमने इसकी क्लास ली थी, उसमें हमने क्लास में हमें बताया था, हमने एरे के वेरिएबल को कॉन्सोल लॉग कराया था। तो हमने एरे के वेरिएबल को कॉन्सोल लॉग कराया, हमें पता लगा था कि जावास्क्रिप्ट उस एरे को सिर्फ एरे सेव नहीं करता, उस एरे के साथ पूरा एक ऑब्जेक्ट सेव करता है जिसके अंदर उस एरे के जो मेथड्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट, जैसे पुश, पॉप, स्लाइस, सही है, ट्रिम, ये सारे जो मेथड्स हैं वो साथ में सेव करता है। सही है। यानी कि जब भी आप एक एरे बनाते हो या कोई भी फंक्शन बनाते हो तो जावास्क्रिप्ट उसके साथ क्या सेव करता है? ऑब्जेक्ट। बात समझ आ रही है? ये हमने कंसोल लॉग कराया था और मैंने आपको बताया था कि वो पूरी लिस्ट थी, प्रोटोटाइप बन जाता है। वो प्रोटोटाइप बेसिकली एक ऑब्जेक्ट होता है जो कि जावास्क्रिप्ट हर डेटा टाइप के साथ अटैच करता है। अब स्ट्रिंग के अंदर ट्रिम था, सही है, ये ट्रिम कहाँ से आया? ये जावास्क्रिप्ट ने आपको बना के दिया। बात समझ आ रही है? ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको
दिमाग में रखनी चाहिए, जो बेसिकली कॉन्सेप्चुअल तरफ आती हैं। अब हम आते हैं दोबारा अपने जावास्क्रिप्ट के कोड पर। अब जावास्क्रिप्ट के कोड में आपको याद पड़ता है कि हम लोगों ने क्या किया था कि हमने सिंपल बूटस्ट्रैप लगाई, और बूटस्ट्रैप लगाने के बाद हमने उस HTML को इस्तेमाल किया अपने रिएक्ट के कोड में। ये बात सबको याद है, कोई मुश्किल नहीं। आप सबने आई थिंक प्रैक्टिस भी की थी, आपने कर भी लिया था, काफ़ी बच्चों ने मैंने देख लिया था, उन्होंने लॉगिन फॉर्म बना लिया था। अब कुछ चेंजेस हैं जो कि मैं बात करना चाहूँगा, जो कुछ को मसला हो रहा था। पहला, क्लास की जगह क्या आता है? क्लास नेम। क्यों? क्योंकि क्लास खुद एक जावास्क्रिप्ट में एक टर्म है, एक वेरिएबल है जो कि किसी और चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद स्टाइल। स्टाइल में ये क्या चीज़ है? ये किसी को समझ आ रही है? इसको अगर आप नॉर्मल नॉर्मल अगर ये स्टाइल होता तो आप कैसे लिखते? आप ऐसे नहीं लिखते। अगर ये नॉर्मल HTML CSS होती तो आप ऐसे लिखते, आप स्टाइल का टैग यूं ही देते हैं। लेकिन ये रिएक्ट है, रिएक्ट में हम ये क्यों लिख रहे हैं? सही है। अब मसला ये है कि जो रिएक्ट है, रिएक्ट नहीं, अभी आवाज़ काफ़ी बेटर है। कल हमने रिकॉर्डिंग की है ना, उसमें बहुत सही आवाज़ आई है। सही है। तो हो सकता है वो मैग्नेटिक वजह से हो रहा हो, थोड़ी सी वो। हाँ, कैसी वो इलेक्ट्रिक। हाँ। अच्छा अच्छा, तो ये रिकॉर्डिंग का तो इशू नहीं होगा ना? चलें ठीक है। सही है। बेसिकली मैंने कल भी टेस्ट किया है, जो कल की क्लास रिकॉर्ड हुई है वो बहुत अच्छी रिकॉर्ड हुई है। जो बेसिकली बैच 3 वालों की, वो बहुत क्लियर रिकॉर्ड हुई है। हो सकता है ये स्पीकर्स का वो शॉर्ट हुआ हुआ, उस वजह से हो रहा हो। अच्छा, अब हम स्टाइल की बात कर रहे थे। स्टाइल में हम ये बताना चाह रहे हैं कि जो रिएक्ट में जब आप स्टाइल दोगे, ये कौन सा स्टाइल है बेसिकली? ये कौन सा CSS है? इनलाइन CSS है, इंटरनल CSS नहीं है। इंटरनल जो होती है ना, वो स्टाइल टैग के अंदर होती है। ये इनलाइन CSS है। इनलाइन CSS हम जब भी देंगे तो उसका क्या बनाएंगे? एक ऑब्जेक्ट। क्या बनाएंगे? ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी आपको पता है कि एक तरफ क्या होती है? प्रॉपर्टी का नाम होता है, और दूसरी तरफ क्या होता है? वैल्यू होती है। अब ये दोनों अलग अलग एक स्ट्रिंग होती है। सही है। यहां पे पहले अगर आपको याद हो, तो पहले सब कुछ एक ही स्ट्रिंग में होता था। CSS की प्रॉपर्टी भी और CSS की वैल्यू भी। अब क्या होगा कि दोनों, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है, तो दोनों अलग अलग स्ट्रिंग होंगी। इस बात का आपको बस ध्यान रखना है। हाँ, करता है। अगर आप इसको ये भी कर दें, वैसे नॉर्मली जो आपका जावास्क्रिप्ट का जो फंक्शन होता है, उसके अंदर प्रॉपर्टी का नाम विदाउट स्ट्रिंग होता है। लेकिन अगर आप इसको स्ट्रिंग दे दे हैं तो भी कोई इशू नहीं है, ये फिर भी रिसीव कर लेता है, ऐसे भी चलेगा। सही है। अगर आप ये दे दें तो ये थोड़ा सा ज़्यादा क्लोज लगता है ओरिजिनल CSS से। तो बेसिकली ये पहला वाला जो ऑब्जेक्ट है, जो येलो कलर का आपको ऑब्जेक्ट दिख रहा है, ये ऑब्जेक्ट का पैरेंथेसिस है। सही है। ये ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर आप सिंपल ये लिखते जाते हो कि प्रॉपर्टी कौन सी CSS की प्रॉपर्टी देनी है, और इस ऑब्जेक्ट की वैल्यू जो होती है, आपको उसकी क्या वैल्यू रखनी है। बहुत सिंपल। और ये जो दूसरा वाला आपका ऑब्जेक्ट है, दूसरा वाला ब्लू कलर का ऑब्जेक्ट है, ये बेसिकली आप HTML से किस में जा रहे हो? जावास्क्रिप्ट। क्योंकि आप बेसिकली उसको क्या पास कर रहे हो? एक ऑब्जेक्ट।
इससे नहीं, वैसे सी एस एस वो रीड करता है कुछ नॉर्मल जो आपकी सी एस एस है, अब जैसे ये क्लास नेम्स है, ये रीड करता है। लेकिन स्टाइल में मसला है कि आपको मल्टीपल प्रॉपर्टीज देनी है, आपको सिंगुलर प्रॉपर्टीज नहीं देनी। अब आपको मल्टीपल जब चीज़ें देनी है तो उन्होंने आपको एक तरीका दिया हुआ है कि आप क्या पास करें, ऑब्जेक्ट। एक और मसला यहाँ पे होता है, वो होता है लेबल में। ठीक है, अगर आपको याद हो तो हम जब लेबल बनाते थे तो लेबल में यहाँ पर फॉर का एट्रीब्यूट होता था, याद है? और इस फॉर के एट्रीब्यूट में हम वो आईडी देते थे कि ये जिसका एट्रीब्यूट है, ये भी याद है? और इसका फायदा ये होता था कि इस एट्रीब्यूट के अंदर फर्ज करें नेम लिखा हुआ है, तो आप नेम पे क्लिक करते थे, जो नेम का टेक्स्ट बॉक्स था वो सिलेक्ट हो जाता था। याद आ रहा है कुछ? काफ़ी टाइम हो गया इस HTML CSS को, तो पता नहीं याद होना हो। अब ये फॉर जो है, ये रिएक्ट जो है इस पर भी मसला करता है। क्यों मसला करता है? क्योंकि फॉर कौन है? फॉर कहाँ इस्तेमाल होता है जावास्क्रिप्ट में? फॉर लूप में इस्तेमाल होता है। ये बात याद है? फॉर लूप सबको याद है? तो फॉर लूप में ये चीज़ इस्तेमाल होती है। तो अब आपको फिर से रिएक्ट कहता है यार ये पहले ही यूज़ हुआ है, इसको किसी और चीज़ से बदलो। तो हम इसको किससे बदल रहे हैं? HTML4। HTML4 में F कैपिटल है। ये क्या चीज़ है? क्या चीज़ है? ये कैमल केस है, ये कन्वेंशन है लिखने की। बात समझ आ रही है? तो इन्होंने बेसिकली कौन सी कन्वेंशन यूज़ की हुई है रिएक्ट में? कैमल केस। अगर आप क्लास नेम को भी देखें तो एन कैपिटल है, तो इन्होंने कैमल केस आपकी जो टाइप है वो यूज़ की है। सही है। अब ये चीज़ हो गई, हम बेसिक्स पर आ गए। अब क्या चीज़ है कि अब आप इतने कैपेबल हो कि आप रिएक्ट को यूज़ करते हुए आप कोई भी बूटस्ट्रैप की कोई वेबसाइट बना सकते हो। बात समझ आ रही है? मैं अभी कोई डेटा शेटा की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं क्या कह रहा हूँ कि सिंपल आप एक रिएक्ट का प्रोजेक्ट उठाओ और उसके अंदर आप जिस तरीके से HTML CSS लिखते थे बूटस्ट्रैप के थ्रू, आपने बहुत सारी वेबसाइट्स बनाई थी बूटस्ट्रैप 5 पे, सही है। हम क्या वो वेबसाइट बिल्कुल डिट्टो रिएक्ट में आप बना सकते हैं? क्या वो कोई मुश्किल है? वो कोई मुश्किल नहीं है। क्यों 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 उतना वो मैं बोल रहा हूँ कि वो मुश्किल नहीं है? क्योंकि वो सिंपल सा आपको क्या करना है कि पहले आप HTML CSS की फाइलें बनाते थे, अब आपको वही चीज़ कहाँ लिखनी है? रिएक्ट के कंपोनेंट में। अब आप कंपोनेंट को ना ब्रेक डाउन बड़े आसानी से कर सकते हो। अब ब्रेक डाउन करने का क्या मतलब है कि अब आपके पास एक नेविगेशन बार है, सही है। हम एक बल्कि एक काम करते हैं, हम यहाँ पर आते हैं, हम लिखते हैं सी बूटस्ट्रैप 5 टेम्पलेट्स। सही है, ये बूटस्ट्रैप 5 के टेम्पलेट्स आ गए हमारे पास। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा नेट स्लो चल रहा है हमारे पास। ये बड़ा अच्छा लग रहा है, सिंपल सा है। सही है। काफ़ी बच्चों को अंदाज़ा हो गया होगा कि मैं क्या बोलने वाला हूँ। क्या? ये कितनी प्राइस की होगी यार? ये 200 तक हो जाएगी, $200। सिंगल पेज ऐप है, हाँ। नहीं फ्रंट एंड नहीं, इसके साथ आपको लॉगिन सिस्टम्स वगैरह वो भी बनाने पड़ेंगे। हाँ, ये तो फ्री है। अब इस हाँ, इसका अब ये आप सिंपल काम कर सकते हो कि इसका फ्रंट एंड चुरा के और आप इसका टेम्पलेट उठा के इसका टेम्पलेट को बदल शदल के इधर उधर से अपनी वेबसाइट बना लो। यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है भाई, ये लो डाउनलोड हो गया। हाँ, नहीं नहीं फ्रंट एंड नहीं, फुल फ्लैश, मतलब लॉगिन साइन अप वो भी हो, हाँ वो भी काम करे। वो $200 का होता है क्योंकि ये सिंपल सा एक वेबसाइट है, इसमें ज़्यादा कोई चीज़ नहीं है। अब ज़रा इस पर थोड़ा ध्यान दें। अब जो आपका टास्क है बेसिकली सिंपल टास्क है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, लेकिन आपको थोड़ा हाथ साफ करने के लिए ज़रूरी है। अब सबसे पहले तो आप रिएक्ट में ये चीज़ डिसाइड करते हो कि आप इसको ब्रेक डाउन कैसे करोगे कंपोनेंट्स में। ठीक है, पहला, क्योंकि रिएक्ट का सबसे बड़ा फीचर क्या है?
कंपोनेंट्स। ठीक है, तो अब कंपोनेंट्स में आप सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहला जो आपको दिख रहा है वो कौन है, नेविगेशन बार। अब नेविगेशन बार खुद जो है ना एक और कंपोनेंट में ब्रेक हो सकता है। अब ये आपके ऊपर है कि आप डिट्टो सारा का सारा कोड एक ही कंपोनेंट नेविगेशन में आप पेस्ट करके और इसको काम कराएं, या आप इसमें एक और कंपोनेंट बन सकता है, वो कंपोनेंट बन सकता है लिंक का। सही है, आप इसको लिंक बटन का नाम दे दें, लिंक का नाम दे दें, या नेविगेशन यूआरएल का नाम दे दें। आप एक बेसिकली एक स्टैंडर्ड इसका कंपोनेंट बना सकते हैं, इस एक लिंक का, इसका जो सारी सीएसएस है सारा कोड है वो उसके कंपोनेंट के अंदर डाल सकते हैं। फिर आप प्रॉप्स के थ्रू ये पास कराएंगे, ये कौन सा वाला है होम, ये कौन सा वाला है अबाउट, और ये कौन सा वाला है ब्लॉग्स। बात समझ आ रही है, आपने एक कंपोनेंट बनाया, उसको फिर आपने प्रॉप्स के थ्रू डेटा पास कर दिया कि ये किसका लिंक है। सही है, तो आपने बेसिकली मल्टीपल चीज़ों पे एक ही कंपोनेंट को इस्तेमाल कर लिया, आइडियली होना भी ऐसे ही चाहिए। उसके बाद हम लोग लोगो का भी एक अलग कंपोनेंट बनाते हैं, हालांकि इसके अंदर कुछ भी नहीं होगा, एक इमेज होगी। अगर आप थोड़ा उसको समझें, इसके अंदर कुछ भी नहीं होगा, बस एक इमेज है जो लोगो है, लेकिन फिर भी हम इसका क्या बना देते हैं, अलग कंपोनेंट। क्योंकि अगर फर्ज करें मुझे लोगो बदलना है, अब मैं नहीं चाहता कि मेरा नेविगेशन पे कोई भी असर हो अगर मैं लोगो में कोई भी चेंज करता हूँ। बात समझ आ रही है, क्योंकि कंपोनेंट का यही तो फायदा है कि वो आप उसको इस तरीके से डिटैचेबल बनाते हैं। तो इसके बाद आपके फुल ये डिटैचेबल होता है और इसको चेंज होने में कोई आपका वेबसाइट में फ़र्क नहीं आता। सही है, इसके अलावा ये भी आपको पता है, बस प्रॉप्स देना है। प्रॉप्स देना बड़ा आसान है, आप प्रॉप्स वहाँ भी दे सकते हैं कि जहाँ पर आपने नेविगेशन का मतलब आप समझेंगे नेस्टिंग कैसे हो रही है, चाइल्ड कंपोनेंट कैसे बन रहे हैं। ये जो बिलाल, बस सही है, तो यहाँ पर प्रॉब्लम ये हो रही है कि आप जो कंपोनेंट बना रहे हो नेविगेशन, अब ये नेविगेशन एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है, ये पूरा पेज। सही है, नेविगेशन इस पूरे पेज वाले कंपोनेंट का क्या है, चाइल्ड। लेकिन ये लिंक वाला जो कंपोनेंट है ये किसका चाइल्ड है, नेविगेशन का। और समझ रहे, अब स्ट्रक्चर बनने लग रहा है। उसके बाद आप लोगों का एक अलग कंपोनेंट बना सकते हैं, और इस लॉगिन बटन का एक बिल्कुल ही अलग कंपोनेंट बना सकते हैं। अगर आप समझेंगे या बोलेंगे ज़रूरत क्या है, कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम रिएक्ट में ऐसा ही करते हैं, जो चीज़ थोड़ी चेंज हो उसके लिए एक न्यू कंपोनेंट बना दो। क्योंकि अगर बाद में अगर मैं उसको अटैच करता हूँ, डिटैच करता हूँ, उस जैसा एक और ऐड कर देता हूँ, तो वो मैं बहुत ईजिली कर सकूँ। क्योंकि ये हमें स्केलेबल चीज़ बनानी होती, ऐसा नहीं होता कि हमने एक दफ़ा बना ली कहानी ख़त्म, नहीं, हमें एक स्केलेबल चीज़ बनानी है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है इसका मेन पेज। अब इसके मेन पेज पे आपको दोबारा से एक चीज़ दिख रही है कि ये वाले जो बटन है ना, ये बटन का फर्ज करें कि एक कंपोनेंट होना चाहिए। सही है, अब आप उसमें आप फर्ज करें कि पास कर रहे हैं कि बाय टेम्पलेट या एक्सप्लोर, तो वो खुद ही आ जाए। ठीक है, इसके अलावा आप ये क्लासेस भी इसको प्रॉप्स के थ्रू पास कर सकते हैं कि ये बैकग्राउंड ग्रीन वाली बटन है और ये बैकग्राउंड एम्प्टी है। सही है, आप एक उसको एक वर्ड दे दें, क्लास नेम दे दें, जिससे आप ये पहचान लेंगे कि मुझे कौन सा वाला बटन इन दोनों में से बनाना है। इसके अलावा जो आपका, अब आप सोचेंगे ये जो पीछे वाली इमेज है, जो पूरा सेक्शन है, इसको हम बेसिकली हीरो सेक्शन कहते हैं, याद है ये बात, इसको हम हीरो सेक्शन कहते हैं। तो हीरो सेक्शन का हीरो कंपोनेंट बनेगा पूरा बड़ा। सही है, उस कंपोनेंट में हमारे पास ये बैकग्राउंड इमेज अटैच होगी, उस कंपोनेंट में हमारे पास ये टेक्स्ट आएगी। अब जरा इसको आप दोबारा सोचें कि इस टेक्स्ट का पूरा एक अलग कंपोनेंट बन सकता है। सही है, ये हेडिंग टेक्स्ट या हीरो मेन टेक्स्ट, हीरो डिस्क्रिप्शन, और उसके बाद हीरो बैकग्राउंड इमेज। सही है, इसके अलावा ये इस इमेज का पार्ट ही है, ये जो आपने पीछे से लगाया हुआ है छोटे मोटे जो चीज़ें हैं ये इमेज का पार्ट ही है। अगर आप थोड़ा और नीचे जाएंगे, अब और सर्विसेज में आप आए। सही है, अब और सर्विसेज में जो आप आवर सर्विसेज में आप आए हैं, ये जो पूरा बैकग्राउंड है ये एक मेन कंपोनेंट है, और ये भी चले मेन कंपोनेंट में आ गया सब। ठीक है, अब उसके बाद आप देख रहे हैं कि ये पूरा एक कार्ड है। अब इस पूरे कार्ड का एक कंपोनेंट बनेगा जो कि दोबारा से रेप्लिकेट हो जाएगा। इसमें आप क्या क्या पास करोगे, ये तस्वीर, ये टाइटल और ये डिस्क्रिप्शन, ऐसा ही है।
सिंपल। आपने एक ही कंपोनेंट बना लिया, उसको 3 दफा यूज कर लिया। किस कंपोनेंट के अंदर? अवर सर्विसेज के मेन कंपोनेंट के अंदर। अब वो अवर सर्विसेज का मेन कंपोनेंट कहाँ अटैच होगा? जहां पे ये आपका पूरा पेज जो भी बेसिकली आपका मेन कंपोनेंट है वहां पर। मतलब कि जो मेरा मेन कंपोनेंट है ना, उसके अंदर मुझे कैसे चीजें दिखेंगी? ये नेविगेशन वाला कंपोनेंट लगा हुआ है, हीरो सेक्शन का कंपोनेंट लगा हुआ है, आर सर्विसेज का कंपोनेंट लगा हुआ है, उसके बाद ये अबाउट का है या ब्लॉग्स का है, जो भी आप इसको कंपोनेंट का नाम दे दें। अब ये रिव्यूज कंपोनेंट है, सही है। और फाइनली कौन सा है हमारा? फुटर कंपोनेंट है। मतलब एक 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 ऐसे HTML का टैग हो और उसके पीछे पूरा बैकग्राउंड हो। आई थिंक अजान होने वाली है, अजान के बाद बात कर। सही है। तो हम बात कर रहे थे आपके मेन कंपोनेंट की। तो जो आपका मेन कंपोनेंट है वो बेसिकली कौन सा होता है? app.js होता है। ये बात आप सबको पता है। अब app.js में मुझे क्या चीज़ दिखनी चाहिए? कि ये नेविगेशन है, हीरो सेक्शन है सबसे ऊपर वाला, सही है। फर्स्ट करें, इसको सेक्शन 1 कह लिया, इसको सेक्शन 2 कह लिया, 3 कह लिया, इसको 4 कह लिया, ये 5 है, ये 6 है, उसके बाद ये 7th है, सही है। और ये फाइनली क्या है? फुटर है। ठीक है। अब ये सारे इस तरीके से सेक्शंस बना के इसका कोड आपने कहाँ पे लेकर आना है? रिएक्ट के कोड में, सही है। ताकि आपकी जो वेबसाइट बन रही है किसकी वेबसाइट कहलाएगी फिर? रिएक्ट की वेबसाइट कहलाएगी। तो आपको इस तरीके से कंपोनेंट्स में ब्रेक करना है और कुछ भी नहीं करना। कंपोनेंट में आपने ब्रेक करने वाला काम पढ़ा हुआ है, एक आपने बूटस्ट्रैप का काम लेकर आए थे, वो कॉपी करना है। अगर आप अपनी HTML CSS नहीं लिख रहे तो कम से कम किसी का टेम्पलेट उठा लें और उस टेम्पलेट को ट्रांसफ़र कर लें किस वेबसाइट में? रिएक्ट की वेबसाइट। इन कंपोनेंट्स में कंपोनेंट बनाना और उसको सही से ब्रेक करना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि हम लोग ज़्यादातर इसी पे ही खेलेंगे। ज़्यादा बेटर है कि कोई ई-कॉमर्स का टेम्पलेट उठाएं, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा मज़ा आएगा। क्योंकि वहाँ पे आपके पास जो प्रोडक्ट्स डिस्प्ले हो रहे होंगे उनका डेटा लाना होगा, सही है। आपके पास सारा जो उसके बाद एक प्रोडक्ट पे आप क्लिक करेंगे उस प्रोडक्ट की सारी इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए थी, सही है। फिर मज़ा आएगा, फिर देख तो हमें पता लगेगा अच्छा रिएक्ट में फिर इस पर काम कैसे होता है। या तो आप इसका ले आएँ या आप देख लें फ्री बूटस्ट्रैप डैशबोर्ड। ये थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा आपके लिए, लेकिन अगर आप इसको उठा लेते हैं तो ज़्यादा बेटर है। इनका कोड भी अच्छा खासा हैवी होगा। ये चीज़, इसको हम ये डैशबोर्ड होता है, नहीं ये आप देख रहे हैं किस पे बना हुआ है? ये आपका बना हुआ है बूटस्ट्रैप 5 पे, सही है। SP admin2 आपको इसका अगेन कोड मिल जाएगा, ऊपर इतना बड़ा बड़ा लिखा हुआ है फ्री डाउनलोड। अब ये बूटस्ट्रैप 5 पे बना हुआ है। अगर आप इस पे देखेंगे ना, अब ये टिपिकल जो रिएक्ट का जो काम होता है ना सबसे ज़्यादा, वो आपका पास आता है डैशबोर्ड्स का। आपको कोई क्लाइंट आएगा वो बोलेगा भाई हमें डैशबोर्ड बनाना है इस चीज़ का, कोई बोलेगा इस चीज़ का डैशबोर्ड बनाना है। ये किसी चीज़ का एडमिन डैशबोर्ड है, ये किसी का बिजनेस है उसका डैशबोर्ड है कि आज का बिजनेस इसका कैसा परफॉर्म कर रहा है। अब आप देख रहे हैं कि इधर बहुत ज़्यादा किस्म के ना नंबर्स हैं, ग्राफ्स हैं, चार्ट्स हैं। अब इन सबको किस चीज़ की ज़रूरत है? डेटा की। ये डेटा के बगैर किसी काम के हैं? नहीं। ये बेसिकली जो नीड है, जो रिएक्ट की नीड है, वो इस तरह की वेबसाइट्स में सबसे ज़्यादा नज़र आती है। अब इसको अगर आप ट्रांसलेट करेंगे थोड़ा सा रिएक्ट के अंदर तो आपकी थोड़ी मुशक्क़त ज़्यादा लगती है। उसकी मुशक्क़त क्यों ज़्यादा लगती है मैं आपको उसकी वजह बता देता हूँ। अब अगर आप इसकी यहाँ पर चेक करें तो इसके बेसिकली 2 नेविगेशन बार्स हैं। पहली नेविगेशन बार ये साइड बार है, दूसरी नेविगेशन बार ये टॉप बार है। अगर साइड बार में आप देखेंगे तो साइड बार नेविगेशन में भी बहुत ज़्यादा कंपोनेंट्स हैं। पहला कंपोनेंट ये पूरा खुद है, सही है। दूसरा कंपोनेंट, इसमें ये जो सारी चीज़ें हैं ये एक एक अलग अलग कंपोनेंट है। मतलब डैशबोर्ड खुद एक कंपोनेंट है, ये वाला एक अलग कंपोनेंट है, पेजेस एक अलग कंपोनेंट है। बात समझ आ रही है? आपका कोड किस में ब्रेक होगा? कंपोनेंट्स में। के अलावा जब आप यहाँ पर आ रहे हैं, अब इस बार को आप देखें, ये पूरा पहले तो एक कंपोनेंट है,
उसके बाद ये सर्च का कंपोनेंट है, उसके बाद नोटिफिकेशन का कंपोनेंट है, उसके बाद ईमेल्स का कंपोनेंट है और फाइनली यूज़र का कंपोनेंट है, जिसके अंदर हमारे पास प्रोफाइल सेटिंग, एक्टिविटी लॉग और लॉग आउट ये फंक्शंस हैं। सही है। आइडियली आप इस एक एक चीज़ का कंपोनेंट फिर अलग बनाते हो। सही है। तो बहुत ज़्यादा इधर कंपोनेंट्स बनते हैं डैशबोर्ड में, बहुत हैवी किस्म का काम होता है। सबसे ज़्यादा अगर कोई रिएक्ट में हैवी आपकी रिएक्ट लिखी जाती है तो किसकी लिखी जाती है? डैशबोर्ड्स की। उसके बाद अगर आप देख रहे हैं तो मेन डैशबोर्ड ये रहा। सही है। अब इसका एक पूरा मेन कंपोनेंट बनता है तो ये पूरे मेन पेज को कवर करता है शुरू से आखिर तक। यहाँ से शुरू होगा और ये तो एंड तक जाएगा। ठीक है, ये पूरा क्या होगा? एक कंपोनेंट। अब इस कंपोनेंट के अंदर हमारे पास छोटे छोटे और कंपोनेंट्स होंगे। अब जैसे ये पूरा एक कंपोनेंट है, ये पूरा एक कंपोनेंट है, ये चार बेसिकली ऊपर कंपोनेंट है। उसके बाद अब ये पूरा एक कंपोनेंट है। अब इस कंपोनेंट के अंदर दो कंपोनेंट है। सही है। पहली बात तो ये खुद एक कंपोनेंट है जो कि कार्ड है। सही है। आप इसका एक स्टैंडर्ड कार्ड का कंपोनेंट बनाओगे। क्यों? क्योंकि आप देखें ये वाला कार्ड बहुत जगह यूज हो रहा है। देख रहे हैं आप? तो आप इसका एक स्टैंडर्ड कार्ड का कंपोनेंट बनाएंगे कि भाई ये मुझे बार बार इस्तेमाल करना है। उसके बाद जो उसके अंदर डेटा यूज हो रहा है वो आप उसका कंपोनेंट बनाओगे। कि अब ये चार्ट ये वाला, फिर ये चार्ट ये वाला। समझ रहे हैं? ये स्टाइल जो है ये आप खुद बनाओगे, इसमें लिखोगे कौन सा वाला। ये रिएक्ट का है। रिएक्ट के पैकेजेस होते हैं, जावास्क्रिप्ट होती है वैसे। आपको ये नॉर्मली मिल जाते हैं अगर आप गूगल पे आके लिख देंगे ना। वैसे रिएक्ट की ये खास बात है, यहाँ पे आप लिखेंगे रिएक्ट चार्ट्स, तो रिएक्ट चार्ट्स पे आप बहुत ज़्यादा लाइब्रेरीज मिल जाती हैं। सही है। अब आप इसमें से सर्च कर लें कि का आपको चार्ट चाहिए चाहिए। सही, तो हमारे पास ये बेसिकली कोड स्टार्ट हो रहा है, लेकिन ये बेसिकली डेमोन्स्ट्रेशन है। ये आपको दिखाना चाह रहे हैं कि इस लाइब्रेरी में किस किस तरह के कार्ड्स सॉरी चार्ट्स अवेलेबल हैं। बेसिकली मुझे यहाँ दिख रहा है कि कंपोनेंट्स में इसने इंपोर्ट करवाया हुआ है लाइन, बार, बैंड, एरिया, बबल, स्टीम। सही है। ये आपको साइड में कोड खुल गया है। अब अगर आप इस पे अभी तक म्यूजिक कहाँ से आ रहा है? खैर, अब आप देखेंगे ये आपके पास चार्ट्स के सारे डेटा आ रहा है। ये पहला लाइन डेटा है, इसके बाद बार ग्राफ है, इसके बाद ये बार स्टैक्ड है, ये हॉरिजॉन्टल है, ये कुछ अलग अलग डिज़ाइंस हैं, ये बबल ग्राफ है, ये पॉपुलेशन वगैरह को दिखाने के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये स्ट्रीम ग्राफ या एरिया ग्राफ इसको भी कहा जाता है। ये बड़ा बेहतरीन सा ग्राफ है, ये तो पता नहीं क्या है। तो हमारे पास ग्राफ ही ग्राफ्स हैं। हाँ, ये बेसिकली एपीआई से डेटा उठाता है, उस डेटा के थ्रू ये इनको प्लॉट करा देता है। सही है। तो आपके पास हज़ारों ग्राफ्स हैं। आप इनमें से जो आपको पसंद आए, जो आपको दिल करे, आप इसमें से वो उठा लें और उसको इस्तेमाल कर लें। ना सिर्फ रिएक्ट में आप उसके पैकेजेस को इस्तेमाल कर सकते हैं, बल्कि इस तरीके से कोई बूटस्ट्रैप का, कोई किसी और लाइब्रेरी का भी आप चार्ट वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे जावास्क्रिप्ट का एक बहुत पॉपुलर लाइब्रेरी है हाई चार्ट। हाई चार्ट का नाम सुना है आपने? हाई चार्ट जो है एक लाइब्रेरी है, ये जावास्क्रिप्ट के आपको ग्राफ्स देती है। सही है। तो आप देख रहे हैं कि ये सारे ये जावास्क्रिप्ट है प्योर। तो आप इनका सिर्फ कोड उठाते हैं और इनको इस्तेमाल कर लेते हैं अपनी वेबसाइट पे। अगर कोई बंदा आपके पास आता है कि मुझे चार्ट वार्ट बना के दे दो, लेकिन मुझे रिएक्ट वगैरह नहीं चाहिए, सिंपल HTML CSS जावास्क्रिप्ट चाहिए, तो आपको इधर हर तरह के ग्राफ्स मिल जाएंगे। सबसे मज़े का जो मैंने इस्तेमाल किया था इसमें से वो था
तो ये वाला है, ये अगर आप इसको गौर से देखें ये सिंपल वही है जो यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। इसकी सिर्फ थोड़ी थिकनेस बढ़ाई हुई है और उसने ना यूआई उसका थोड़ा अच्छा किया हुआ है, बैकग्राउंड इस वजह से आपको थोड़ा अलग लग रहा है, लेकिन ग्राफ वही है, सेम ग्राफ है। इसके अलावा और ये वाले, एक ये वाला हमने इस्तेमाल किया था एक, और दूसरा ये वाला स्पीडोमीटर। सही है, तो ये जावास्क्रिप्ट के सिंपल ग्राफ्स हैं, आप कोई भी लाइब्रेरी इस्तेमाल कर सकते हैं। सही है, तो फिलहाल मेन चीज़ ये है कि आपको करना ये है कि आप कोई टेम्पलेट उठाएं, तो किस में ब्रेक करें, या कंपोनेंट्स में, और उसको आप फाइनली किस पे डिप्लॉय करें, डिप्लॉय करेंगे। आप लोगों को डिप्लॉय करना नहीं आता? अच्छा, वो गिटअप पे तो डिप सबको अपलोड करना आती हैं फाइल्स, पक्की बात है, करना नहीं आता। सही है, अभी काम करते हैं, हमारी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, एक क्विकली आज एक चीज़ सीख लेते हैं कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर हम एक न्यू रेपो बनाते हैं, हम लिखते हैं वेब डेव ऐप। सही है, इसको हम फिलहाल पब्लिक ही रखते हैं और इसकी हम क्रिएट रेपोजिटरी कर देते हैं। अब आपको ये बात पता है कि आप क्या कर सकते हैं, कि मेरा जो कोड है मेरे गिट में ऐड हुआ है, क्यों गिट में ऐड हुआ है अभी देख लेते हैं। यहाँ पे हम लिख लें गिट रिमोट -v, नहीं ये किसी के साथ ऐड नहीं हुआ हुआ, तो हम ये वाली लाइन चोरी करते हैं। सही है, और इसको बोलते हैं कि भाई ये कर लो। सही है, ये पेस्ट हो गई। अब हम कहते हैं बस ये सारी चेंजेस सेव करो, ठीक है, और यहाँ पे लिख दो इनिशियल, यहाँ पे लिख दो कमेंट, इसमें चेंजेस करके भी दिखाते हैं। अब आपको पता है कि सबसे नीचे वाला जो छोटा सा बटन होता है इसको दबाने से कोड गिटहब पे चला जाता है, ये सबको पता है? आप लोगों ने कभी नहीं किया पहले? कमांड्स के थ्रू किया है, वीएस कोड के थ्रू कभी नहीं किया? तो वीएस कोड के थ्रू ये तरीका होता है, वैसे आप कमांड भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे ये भी एक उनमें से एक तरीका है। सही है, अब नीचे वाले मैंने बटन प्रेस किया तो ये मेरा काम हो गया। याद है मैंने जब ऊपर ऊपर प्लस किया तो वो फाइलें गायब हो गई, वो जो मैंने प्लस को क्लिक किया था ना, अभी वो दोबारा करेंगे, तो गिट ऐड की कमांड चलती है। तो याद है मैंने यहाँ पे एक मैसेज लिखा इनिशियल, इनिशियल लिख के मैंने इस येस को क्लिक किया, तो कौन सी कमांड चली? गिट कमिट। और नीचे ये जो सर्कल है छोटा वाला, इसको मैंने क्लिक किया, पता है कौन सी कमांड चली? गिट पुश ओरिजिन मास्टर। तो तीनों कमांड आपकी किससे चल गई? वीएस कोड से। बहुत सिंपल, बहुत इजी। अब ये मेरा कोड जा चुका है, इसको मैंने रीलोड किया तो मेरे पास ये कोड इधर आ गया। अब हम लोग एक वेबसाइट पे जाएंगे, उस वेबसाइट का नाम क्या है? नेटलीफाई। अब इस नेटलीफाई पे आप लोग अपना अपना अकाउंट बनाएंगे। यार मैंने काउंट नहीं किया, आई थिंक 5 अपलोड कर सकते हैं पर वेबसाइट। देखिए मैं इसको गिटहब पे एज अ गिटहब साइन इन यूज़ करना चाहता हूँ, वैसे आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप गूगल के थ्रू भी ऐड कर सकते हो। तो ये मेरा एक नेटलीफाई ओपन हो गया। अब मेरे पास कुछ वेबसाइट्स हैं जो इधर डिप्लॉयड हैं ऑलरेडी,
तो मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ ऐड न्यू साइट, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इम्पोर्ट एंड, पहले आपने देखा वेबसाइट कौन सी है ये, नेटलीफाई। आपने यहाँ पर आके किस चीज़ को क्लिक करना है, इम्पोर्ट एंड एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट। आपने इम्पोर्ट एंड एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट को क्लिक किया। अब ना आपका एक पूरा एक जर्नी शुरू होगा। ये जैसे नहीं गेम इंस्टॉल होता है तो सारी चीज़ें पूछता है। अब यहाँ से नंबर 1 क्या पूछ रहा है, कनेक्ट टू गिट प्रोवाइडर। अब कनेक्ट टू गिट प्रोवाइडर में मेरा कौन सा है, गिटहब है, तो मैंने गिटहब पे क्लिक किया। अभी अभी ये पता है क्या हुआ, अभी ये बेसिकली ऑथराइज करवा रहा था कि ये गिटहब का अकाउंट आप ही का है। अभी मेरा क्योंकि वो गिटहब लॉगिन हुआ है तो इसने ऑटोमेटिकली उसको ऑथराइज किया और हो गया। आपके पास हो सकता है पहली बार वो पूछे कि क्या आप इसको ऑथराइज करना चाहते हो, तो आपको क्या प्रेस करना है, यस, सिंपल। अब ये स्टेप नंबर 2 पे पहुंच गया। अब क्या पूछ रहा है, पिक अ रिपोजिटरी। तो पिक अ रिपोजिटरी में मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, उसका मैंने नाम क्या दिया है, वेब। मैंने एंटर मार दिया, मुझे पूरा नाम नहीं याद है उसका। बस इसका नाम चेक कर लेने, पता नहीं क्यों नहीं चला। उसको मैंने नाम कॉपी किया और यहाँ पे आया मैं, जैसे यहाँ पे आ गई है, सर्च हो गई है, वेब डेव 2 ऐप, ये ना आपकी। तो मैंने इस पर क्लिक किया। अब मुझसे पूछ रहा है कि भाई ये कौन सी ब्रांच पे कोड है आपका, मेरा कौन सी ब्रांच पे, मास्टर है। वैसे आपको पता करना आता है कौन सी ब्रांच पे कोड है आपका। अगर आप गिटहब पे जाएंगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है मेन, मतलब आपकी ब्रांच कौन सी है, मेन। ये खुद ही ऑटोमेटिक वैसे आ जाता है नॉर्मली। ब्रांच का ये फायदा होता है कि फर्ज करें आप एक कोड पे आप भी काम कर रहे हैं, मैं भी काम कर रहा हूँ। मेरा आइडिया है कि लॉगिन सिस्टम ना ऐसे बनाना चाहिए, आपका आइडिया है कि लॉगिन सिस्टम ऐसे बनाना चाहिए। हम कहते हैं कि हम दोनों बना लेते हैं, सही है, फाइनली जिसका अच्छा होगा वो अप्रूव हो जाएगा, सही है। तो अब कोड गिटहब जो है वो तो एक है। अब एक तरीका है हम दो दो अलग अलग रिपोजिटरियां बना लें, तो ये कचरा बन जाता है। आप कितनी रिपोजिटरियां बनाओगे, तो उसके आप क्या करते हो कि एक ही रेपो को आप दो हिस्सों में ब्रेक कर देते हो। आपने दो ब्रांचेस बना ली, एक ब्रांच आपके नाम से, दूसरी ब्रांच मेरे नाम से। मैं अपने कोड पे अपना काम करे जा रहा हूँ, उसको गिटहब पे पुश भी कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन वो आपके काम में कोई चेंजेस नहीं लाएगा। और जो आपका काम है वो चुपचाप गिटहब पे अपलोड होता रहेगा, आपका काम मेरे काम के बीच में नहीं आएगा। फिर जो ओनर होता है ना, जो गिटहब का, जिसने गिटहब बनाई हुई होती है, वो आखिरी में जिसको चाहे उसकी ब्रांच मर्ज कर सकता है। जब उसकी ब्रांच आपकी मर्ज होगी ना, तो वो जो मेन मास्टर में जो कोड चल रहा है ना, उसमें या तो फिर आपका या मेरा जो लॉगिन पेज है वो अटैच हो जाता है। ये फायदा होता है किसका, ब्रांचेस का। उसके बाद ये सारी चीजें आप इसको रहने दें फिलहाल, कुछ ना छुएं। नीचे क्या लिखा हुआ है, डिप्लॉय राइट, आपने इसको बस प्रेस कर देना है। क्या, गिट चेकआउट और ब्रांच का नेम आप लिखेंगे कमांड में, गिट स्पेस चेकआउट स्पेस, आपने जिस ब्रांच का नाम आपने नहीं का देना है, आप उसका नाम देंगे। वो उस ब्रांच पे, वो ब्रांच खुद ब खुद बन भी जाती है और आप उस ब्रांच में चले भी जाते हैं। अच्छा, वीएस कोड आपको ये बताता है कि आप किस ब्रांच में बैठे हुए हैं, वो सबसे आखिर में वो मास्टर लिखा हुआ आ रहा है। जब आप ब्रांच में कन्वर्ट करेंगे या दूसरी ब्रांच में जाएंगे, तो यहाँ पे आपको अपनी ब्रांच का नाम दिखेगा। फर्ज करें मैंने अखलाक कर दी या फिर आपका नाम लिख दिया, तो वो आपका ब्रांच का नाम आ रहा होता है। क्योंकि अगर आप मास्टर के आगे देखें तो ये किस चीज़ का साइन है, सही है। और दूसरा, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, जब आप क्लिक करेंगे तो आपको ये बताता है कि अभी मेरे पास कितनी ब्रांचेस हैं, एक ही है मास्टर। तो आप यहाँ से भी क्रिएट न्यू ब्रांच कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इजी कमांड है गेट गेट चेकआउट, और हो जाता है। और यहाँ पे वो बस आ जाता है ये रहा। और दोबारा से फर्ज करें आपने मास्टर में जाना हो ना, तो फिर दोबारा से गेट चेकआउट मास्टर, तो आपकी दोबारा वापस मास्टर में चला जाता है। तो गिट चेकआउट बड़ी ज़बरदस्त एक आपकी कमांड है, जो बेसिकली नई बना भी देती है, और अगर पहले से बनी हुई है तो उस ब्रांच पे वापस चले जाते हैं। तो हमने इसको प्रेस तो कर दिया है। अब ये क्या बोल रहा है, बिल्डिंग, ये क्या हो रहा है, बिल्डिंग का क्या मतलब है, तामीर हो रहा है। जब मैंने इस पर क्लिक किया तो ये बहुत सारा कोड कुछ लिखे में आ रहा है।
नॉड मॉड्यूल्स गेटअप पे नहीं जाता, ये खुद उसको इंस्टॉल करता है, डाउनलोड करता है। अभी हमारे पास बेसिकली क्या एरर दे रहा है, एरर आया, एरर क्या है, ये बोल रहा है कि आपने कहीं पे सी एस एस ऐप डॉट सी एस एस यूज़ किया लेकिन वो उसको मिल नहीं रही है। हम ये कर सकते हैं कि हम इसको कॉपी करते हैं, ऐप दबाते हैं, और यहाँ पे क्या इस्तेमाल हुई हुई है, ऐप डॉट सी एस एस, हमारे पास फाइल पड़ी हुई है बेसिकली। काम करते हैं, साइकिल में फाइल डिलीट कर दी, तो आपने इस ऐप डॉट सी डिपेंडेंसी हटा दी, ऐप डॉट सी एस एस गई, डिपेंडेंसी गई। अब आपने कोई चेंजेस किया, अब ये चेंजेस मुझे दोबारा कहाँ भेजने हैं, गिटहब पे। अच्छा, इस नेटलिफाई की खास बात यह है कि अब आप गिटहब पे जब भी कोई चेंज भेजोगे ना, तो वहां से आपकी मेन वेबसाइट ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट हो जाती है, अपडेट हो जाती है, सही है। अब यहाँ पे आप, अब आपने कोई चेंजेस किया, अब आप चेंजेस करने के बाद क्या करते थे, गिट ऐड, गिट कमिट और गिट पुश। अब देखें सी एस, इसमें वी एस कोड में क्या फायदा है, अब आप राइट पे आके ये देख रहे हैं, ये टू लिखा हुआ है, इसको आप क्लिक करें, अभी आपको क्या बता रहे हैं कहाँ कहाँ चेंज हुआ है, ऐप डॉट सी एस एस में, और अब आप ऐप डॉट सी एस एस में क्लिक करेंगे तो वो बेसिकली यहाँ पे क्रॉस बना हुआ है, इसका मतलब वो आपको बता रहा है कि ये फाइल आपने क्या की है, डिलीट। अब आप नीचे वाले को प्रेस करें, ऐप डॉट जे एस को, अभी आपको बता रहा है कि आपने इस ऐप डॉट जे एस में क्या तब्दीली की है, आपने इम्पोर्ट ऐप डॉट सी एस एस हटा दिया है, बात समझ आ रही है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे चेंजेस के बराबर में एक प्लस का साइन है, सही है, आपने इस प्लस को प्रेस करना है, आपने प्लस दबाया, ये कौन सी कमांड चल गई, गिट ऐड की। आप देख रहे हैं यहाँ पर वो कलर हट गया, रेड और ग्रीन कलर हट गया, मतलब गिट ऐड की कमांड चल गई। अब आपने यहाँ पर आके लिख दिया कुछ भी, ऐप डॉट सी एस एस रिमूव्ड, आपने कमेंट दबा दिया, सही है। अब ये कभी कभी ना ये बटन आ जाता है सिंक चेंजेस, अगर आप इसको भी प्रेस करेंगे ना तो वो गिटहब पे चली जाएगी, लेकिन मेरी प्रैक्टिस से ये कभी कभी नहीं भी आता, तो मेरी प्रैक्टिस से मैं कहाँ जाके प्रेस करूंगा, वो जो नीचे सर्कल बना हुआ है, सही है, इस सर्कल को मैंने प्रेस किया, आप देख रहे हैं वन लिखा हुआ है, इस वन का मतलब है कि आपने कोई चेंज किया है जो अभी कहाँ जाना है, गिटहब पे। और बराबर में जो जीरो लिखा हुआ है ना, यहाँ पे अगर वन या टू या कोई नंबर लिखा हुआ है, मतलब है कि आपके पार्टनर ने कोई चेंज की है गिटहब पे, जो अभी आपको अपने कंप्यूटर पे लानी है, यानी गिट पुल करनी है। गिट पुल का पता है ना, कि आपने अगर फर्ज करें मैं और आप दोनों काम कर रहे हैं एक ही गिटहब पे, और फर्ज करें मैं रात को बैठ के मैंने कोई चेंज मार दिया और मैंने चेंज गिटहब पे अपलोड भी कर दिया, अब आपके पास कौन सा कोड होगा, पुराना वाला। अब मेरा वाला कोड आपके पास कब आएगा, जब तक आप गिट पुल नहीं करते। या तो आप कमांड चलाएं गिट पुल ओरिजिन मास्टर, या फिर आप इसी सर्कल पे रोज सुबह उठने जैसे ही उठे हैं कोड खोलें, तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, इस गोल गोल सर्कल को प्रेस कर दें। आपसे पूछेगा कि भैया आप पुश एंड पुल कर रहे हैं, बोले ओके, ओके करेंगे, गोल गोल घूमेगा, आपका कोड सिंक्रोनाइज करेगा और सारा काम कर देगा, कोई कमांड नहीं चलानी, कोई चीज़ नहीं करनी। नहीं, गिट पुल की कमांड जो होती है, किसी और ने गिटहब पे कोई चेंज किया है, वो सिर्फ लेकर आती है, उस पर चेंजेस हो जाती हैं, सही है। नहीं, वेबसाइट वेबसाइट पे किसी ने चेंज किया है तो होगी, बार बार चेंज करना पड़ेगा ये, सही है। अब आपने किया, गया, अब आप देखें, आप बैक आए, अब यहाँ पर देख रहे हैं कि क्या हुआ है, एक और अब इधर लिखा हुआ आ गया, दोबारा से क्या लिख के बता रहा है वो आपको, बिल्डिंग, मतलब कि आपने गिटहब पे चेंज मारा है, इसने वो चेंज पकड़ लिया है, इसको पता चल गया है कोई गिटहब पे चेंज हुआ है। अब आप इस पे क्लिक करते हैं, जब आप इस पे क्लिक करते हैं ना, अब ये मुझे बता रहा है कि मैं क्या प्रोसेस चला रहा हूँ, सही है, ये क्या प्रोसेस हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, वैसे आपको ये समझ में नहीं आएगा, आपको समझने की जरूरत भी नहीं है।
बस आपने एक चीज़ आखिर में देखनी है, जो कि मैं आपको अभी दिखाऊंगा कि क्या देखना है। बस ये नहीं आना चाहिए, बात समझ रहे हैं? लेकिन अब इसमें हम पढ़ते हैं कि हमने क्या भंड मारा है। फेल टू कंपाइल। अब ये फेल टू कंपाइल ये क्यों कह रहा है? ये कह रहा है कि लाइन नंबर 16 में आपने यूज स्टेट डिफाइन किया है लेकिन कहीं भी इस्तेमाल नहीं किया। सही है। दूसरा कह रहा है लाइन नंबर 13 15 पे आपने एच एट्रीब्यूट दिया है लेकिन उसके अंदर कोई लिंक नहीं दिया। नहीं करता होगा। सही है। इसका एक तरीका होता है, एक जुगाड़ है इसका, तो हम बाईपास करते हैं। अगर आप गूगल पे जाएं और यहाँ पे लिखें, तो यहाँ पे आप लिखें डिसेबल ESLint कमांड। आप डिसेबल ESLint कमांड पे जाएं और हमारे पास एक कमांड होती है, कहाँ गई कमांड? ये रहा। ये क्या कह रहा है? डिसेबल ESLint प्लगइन। ठीक है। ये कमांड अगर आप चला देना तो आपका ये वाला काम भी क्या होता है, वो डिसेबल ESLint जो है उसको डिसेबल कर देता है और आपको डायरेक्टली। लेकिन ये तब करना चाहिए जब आप बिल्कुल ही ख्वार हो गए, आपने सारी चीज़ें हटा ली हैं फिर भी नहीं हो रहा, तो आप बोल रहे हो यार ये क्या बकवास है। अब अब इसकी एक मिनट, एक इसका मसला ये है कि अब आप ये हर बार करोगे क्या? मतलब हर बार आप अपलोड कर रहे हो, आप चेक कर रहे हो, आप हर बार अपलोड कर रहे हो, चेक कर रहे हो कि एरर आ नहीं रहा। इसका एक डायरेक्ट मेथड भी है। इसका डायरेक्ट मेथड सिंपली क्या है, सबसे पहले तो जो एरर्स आए उनको हटा देते हैं। अब जैसे यहाँ पे कह रहा है कि ये यूज स्टेट यूज़ हो रहा है, उसके बाद हम चेक कर लेते हैं यूज स्टेट और कहाँ यूज़ हुआ है। सही है। क्या ये यहाँ पे यूज़ हुआ है? नहीं यूज़ हुआ, तो हम इसको मिटा देते हैं। सही है। दूसरा ये बोल रहा है कि आपने href यूज़ किया है लेकिन इस href में एक वैलिड लिंक नहीं दिया, जो कि यहाँ पे वाकई उसकी बात सही है। हम यहाँ पे उसको दे देते हैं google.com। सही है। अब ये दो तीन जो एरर्स आए थे वो मैंने हटा दिए। अब इसको मैं चेक कैसे करता हूँ? इसको मैं चेक ऐसे करता हूँ कि भाई ये सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। आप माई ऐप 2 में आए, आपने CMD खोला और आप एक बेसिकली ये जो कमांड चलाता है, ये जो नेटलिफाई जो कमांड चलाता है वो कमांड चलाता है npm run build। क्या क्या चलाता है वो? आपने इसको एंटर मारा, ये बेसिकली क्या कर रहा है, आप जब npm स्टार्ट करते हैं ना तो आपको वेबसाइट आपको दिख जाती है। वो डेवलपमेंट सर्वर होता है। क्या होता है? डेवलपमेंट सर्वर, कि आप अभी उसको बना रहे हो। सही है। तो वो आपको याद है वो थोड़ा देर से स्टार्ट होता है, टाइम लेता है, देर से स्टार्ट होता है और सारी चीज़ें उसकी ना वो बहुत हैवी भी होता है। क्यों हैवी होता है? क्योंकि वो एक एक चेंजेस को वो देख रहा होता है। आपने देखा है आप एक लफ्ज़ बदलते हैं वहां से वेबसाइट से बदल जाता है। तो ये क्या चीज़ है? ये डेवलपमेंट सर्वर है। वो डेवलपमेंट सर्वर थोड़ा सा टाइम भी लेता है और स्पेस भी लेता है। अब वो टाइम और स्पेस जो लेता है, क्या आपकी मेन वेबसाइट जब आप डिप्लॉय करने जाएंगे तो ये होना चाहिए। आप तब तो कोई चेंज नहीं कर रहे, आप उसको डिप्लॉय कर रहे हो। तब आप उसको क्या करते हो? बिल्ड करते हो। वो बेसिकली क्या करता है कि ये जो सारी लाइब्रेरीज आपने इंपोर्ट करी हुई है ना, नोड मॉड्यूल का इतना मोटा फोल्डर बनाया हुआ है, ये सिर्फ उस कोड को लेकर आता है जो आपके काम का है। समझ रहे हैं? जो आपके काम का है, बस उससे क्या कर लेता है, ये 5 6 फाइलें बना देता है। अभी वो 5 6 फाइलें आपको अभी दिखेंगी। मतलब सारे जो इतने सारे फोल्डर्स इतना सब कुछ हटा के वो उसको कन्वर्ट करके वो किस में ले आता है? 5 6 फाइलें। अब इसके दो फायदे हैं। एक, आपकी वेबसाइट की स्पीड बढ़ जाती है। एक, आपकी वेबसाइट की साइज बहुत छोटा हो जाता है। अभी आपकी जो रिएक्ट ऐप है वो कितनी भारी होती है? 250 MB, 300 MB, 450 MB। ये कम होके कितनी हो जाती है? 2 MB, 3 MB। इतना कम हो जाती है। पहली चीज। अब 2 3 MB,
उसके बाद आपके ये सारी फाइलों को क्या कर देता है, कंप्रेस। अब क्योंकि ये कंप्रेस कर देता है तो आपका कोड कोई वो छाप नहीं सकता, समझ रहे हैं। अब आपकी वेबसाइट डिप्लॉय हो चुकी है, अब किसी को अगर वो कोई आपकी फाइल डाउनलोड भी कर लेगा ना कोड की, तो उसको कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि सारा कोड क्या हुआ होगा, खिचड़ी बनी हुई होगी, उसको कुछ समझ में नहीं आएगा ये क्या हुआ है। वो बेसिकली उसको कंप्रेस कर देता है। जब उसको कंप्रेस कर देता है, वो क्यों कंप्रेस करता है, पहली चीज़ को स्पीड बढ़ाने के लिए और दूसरा सिक्योरिटी के लिए। तो ये बेसिकली क्या होता है, npm रन बिल्ड। अब नेटलिफाई ये बाय डिफॉल्ट करता है, आपको ये नेटलिफाई को बताने की जरूरत नहीं है, ये करो, खुद करता है। तो वो खुद जब कर रहा है ना, तो ये आपकी जो ऐप है ना नॉर्मली npm स्टार्ट से चल जाती है, लेकिन कहाँ आके फंसती है, रन बिल्ड में। क्योंकि रन बिल्ड में वो एक एक चीज देखता है, आपकी एक एक कमांड पढ़ता है, एक एक चीज, एक एक छोटी छोटी गलती भी देखता है। अभी तो इसमें वो स्ट्रिक्ट मूड वाली वो नहीं लगी हुई ES लेंट, इसको हम ES लेंट कहते हैं। ES का मतलब पता है आपको, एक्मा स्क्रिप्ट। एक्मा स्क्रिप्ट किसका दूसरा नाम है, जावा स्क्रिप्ट का दूसरा नाम है। ES लेंट, लेंट का मतलब होता है चेक करना। ये एक बेसिकली सॉफ्टवेयर है, छोटा सा बना हुआ है जो रिएक्ट के अंदर ही है, ये चीजें चेक करता है। अभी तो ये इतना पावरफुल नहीं है। जब आपकी कोई बहुत बड़ी कंपनी होती है ना, जैसे सिस्टम्स लिमिटेड है, वो लोग तो इस लेवल की सिक्योरिटी लगाते हैं, मतलब इसका लेवल इतना हाई कर देते हैं कि आपको वो इस बात पे भी एरर देता है। अब यहाँ से आपने रिएक्ट पे फर्ज करें ये यूज स्टेट आपने कॉल किया हुआ है, सही है। आपने ये ऐसे लिखा हुआ होगा ना, वो आपको एरर थ्रो कर देगा रन बिल्ड पे। क्यों क्यों एरर देता है, वो कहता है इसको आगे पीछे थोड़ा सा स्पेस दो। वो इस चीज को भी देखता है, वो आपके कोड की अलाइनमेंट को भी देखता है। आपका कोड का अलाइनमेंट कैसे है, एक ही वेरिएबल दो बार तो यूज नहीं हुआ हुआ, एक वेरिएबल मल्टीपल टाइम्स, अगर एक वेरिएबल की जरूरत ही नहीं थी, आपने फिर भी वो वेरिएबल बना दिया है, वो कहेगा ये वेरिएबल को हटाओ, इसका कोई काम ही नहीं है। वो इस लेवल तक जाता है फिर। तो जो बड़ी कंपनियां होती हैं वो इसको ज़्यादा मॉनिटर करती हैं। अब इसके बदले में अब आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको इसी स्टेज पे पता चल जाएगा कि आपके कोड में कोई मसला है, तो आप जो कोड आगे भेजेंगे वो बेसिकली क्या होगा, एरर फ्री होगा। आप गारंटीड हैं कि उसके अंदर कोई भी एरर है ही नहीं, कोई भी नहीं। वो हट जाएगा खुद ही, बेसिकली वो इसमें नहीं जाता। अभी देखें क्या बोल रहा है, क्रिएटिंग एन ऑप्टिमाइज्ड प्रोडक्शन बिल्ड। ऑप्टिमाइज्ड का मतलब होता है फास्टेस्ट, प्रोडक्शन का मतलब है कि जो आप फाइनली लोगों तक ये चीज़ पहुंचा सकते हैं, समझ रहे हैं। तो बेसिकली ये पैकेज करता है, यही वजह है कि रिएक्ट बहुत पॉपुलर है। रिएक्ट का एक तो इतने बड़े बड़े कोड हैं, इतने बड़ी बड़ी लाइब्रेरी हैं, लेकिन फाइनली वो उसको क्या कर देता है, कंप्रेस कर देता है, और उसका कोड बहुत छोटा कर देता है। सही है। जब तक ये हो रहा है, जब तक ये थोड़ा टाइम लेता है, ये आपके पीसी पे डिपेंड करता है। अगर आपका पीसी तेज़ है तो जल्दी आपका हो जाता है, अगर आपका पीसी स्लो है तो देर से लेता है। इसमें आपको एक और बात हम बताते हैं, यूज स्टेट सबको याद है, यूज स्टेट याद है, यूज स्टेट हम इस्तेमाल क्यों करते थे। कंपोनेंट लोड ना हो, आई थिंक इसका इससे ताल्लुक नहीं था। बेसिकली इसका लोड से एक ताल्लुक है, लेकिन ये ताल्लुक नहीं है। नहीं, किसी और को याद है। सही है। कौन सा वाला, नहीं अभी आप, अभी आप एपीआई को कॉल ना करें, अभी आपने पढ़ा नहीं है, थोड़ा हल्का हल्का। सही है। एपीआई जो कॉल होती है उसका एक पूरा स्टैंडर्ड मेथड है, वरना आपका लूप वो वाकई जो है ना, आपका वो जिसकी एपीआई आप कॉल कर रहे हैं ना, उसके सर्वर की आप बैंड बजा देंगे। क्योंकि आप एक काम कीजिएगा, आप इधर आके नेटवर्क के टैब में आके आप चेक कर लीजिएगा, यहाँ पे, यहाँ पे आके आप चेक कर लीजिएगा कि जो आपका रिएक्ट की ऐप है ना, अगर आपने एवं ही बस एपीआई कॉल करा दी है, तो यहाँ पर वो सर्वर पे हर एक सेकंड के बाद हिट मार रहा होगा, तो देखिएगा। सही है।
तो हम क्या बात कर रहे थे, यूज स्टेट की। अब मैं कहता हूँ यहाँ पे मेरा एक सर्वर है वार नेम इट इज इक्वल्स टू, ये मेरा एक नाम है, मैंने एक वेरिएबल में सेव किया हुआ है, सही है। मैं किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में नीचे आके कोई मेरा फंक्शन है कुछ भी है, मेरा एक फंक्शन है, ये क्या कर रहा है, ये कुछ भी नहीं कर रहा, ये सिर्फ नेम को क्या लिख दे रहा है, आपने ये याद आ रहा है अब, आपको याद है ये नहीं चला था, वो हमेशा क्या दिखाता था, पहला वाला वेरिएबल, जो आपने पहला पहला वेरिएबल लिखा हुआ होता था, सेकंड वेरिएबल नहीं दिखाता था। ये चेंज क्यों नहीं दिखाता था, इसकी वजह क्या थी, रिफ्रेश होता था। कंपोनेंट के अंदर कोई भी वेरिएबल जब बदलता है तो वो कंपोनेंट रीलोड होता है, पॉइंट नंबर 1। अब ये दिमाग में रखना है कि कंपोनेंट में कोई भी वेरिएबल बदलेगा, क्या चेंज होगा, आपका रीलोड, कंपोनेंट रीलोड हो जाएगा। अब यहाँ पर लाइन नंबर 7 पे उसने एक वेरिएबल है नेम, उसको बदल के उसमें वैल्यू क्या रख दी, तुफा। लेकिन क्योंकि आपका एक वेरिएबल बदला तो आपका कंपोनेंट रिलोड हुआ, जब आपका कंपोनेंट रिलोड हुआ तो वो कौन सी लाइन चल गई, लाइन नंबर 4। अब लाइन नंबर 4 चली तो नेम के अंदर अब क्या सेव हो गया है, क्लार्क। तो जब अब यहाँ पे लाइन नंबर 6 पे आएगा, क्या वो इसको चलाएगा, नहीं, क्योंकि ये फंक्शन है, क्योंकि ये फंक्शन सिर्फ तब चलता है जब आप इसको कॉल करते हो। तो ये फंक्शन अब नहीं चलेगा, ये तब तक नहीं चलेगा जब तक मैं इसको कॉल नहीं करता। अब मजे की बात है, मैं जब भी इस फंक्शन को कॉल करूंगा वो दोबारा से क्या करेगा, कंपोनेंट को रीलोड कर देगा, कंपोनेंट रीलोड हो जाएगा, और फिर हमारे पास क्या सेट हो जाएगा, नेम में लॉक। तो हमने उसका हल क्या निकाला था, हमने उसका हल निकाला था यूज स्टेट। बड़ा फारिग कंप्यूटर है यार ये। वैसे ये फायदा है लिनक्स का, लिनक्स पे ये बिल्ड जो है ना यूं यूं होता है, टाइम लेता है, 1 मिनट होता है, 1 मिनट 5 सेकंड कुछ इस तरह टाइम होता है, लेकिन इतनी लेट नहीं होती, कभी भी इतनी लेट नहीं होती। AWS के सर्वर पे भी मैं डिप्लॉय करता हूँ, उसमें भी ये सेम प्रोसेस में चलाता हूँ, इतना लेट मैंने कभी नहीं देखा। कम जगह घेरता है, मैं टोटली आई थिंक 550 3.14 GB विंडोज़ है, उसके अंदर जो उसका बेसिकली जो एग्जैक्ट असल में साइज़ है ना लिनक्स का, वो 150 MB है। बाकी सारे जो है ना वो आपके लिए शशके उन्होंने डाले हुए हैं, वो उसका 3 GB, वरना वो उसकी टोटल मैं ऑपरेटिंग सिस्टम की साइज 150 MB, 150 MB में सब कुछ। जो मैं सर्वर में डिप्लॉय करता हूँ ना, जो मैं सर्वर आपकी बात कर रहा हूँ उस पर लिनक्स होता है, वो 150 MB घिरी हुई होती है, खाली ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि उसमें कोई UI नहीं होती, सिर्फ कमांड प्रॉम्प्ट होता है। विंडोज बहुत हैवी है, बहुत हैवी है। अब इसकी वजह से ना ये फंसा हुआ है अभी तक, ये बेचारा लगा हुआ है, अभी जाके कंप्लीटली सक्सेसफुली हुआ। सही है जी। अब ये कंप्लीटेड सक्सेसफुली हुआ ना, तो अब आप इसके फोल्डर में आएंगे ना, तो आपको एक नया फोल्डर दिखेगा, किस नाम का, बिल्ड के नाम का। अब आप बिल्ड के अंदर जाएंगे ना, तो आपको ये कुछ फाइलें दिखेंगी। अच्छा, मजे की बात है, इन्होंने सिस्टम बदल दिया है, ये रिएक्ट 18 थी ना, अगर आपकी ये रिएक्ट 17 या उससे पीछे वाला जो भी वर्जन होता है ना, में सारा एक ही फोल्डर में सारी फाइलें होती हैं। अब इन्होंने स्टैटिक का अलग फोल्डर बना दिया है। ये जो जेएस की फाइलें आपको दिख रही है ना, ये पहले यहाँ पे आती थी, और आई थिंक यही वजह है कि वो CSS का फेल हुआ है। CSS का जो मैंने इंपोर्ट की हुई थी ना फाइल, उसने वो फेल मारी है। ये देखूंगा ये रिएक्ट 18 में वो कैसे असाइनमेंट दे रहा है, सही है। अब ये पूरा चेंज हुआ है, लेकिन अगर आप देखेंगे ना, तो ये बेसिकली index.html जो है, ये आपके पास ये पूरी आपका रिएक्ट का काम है। आपने जो भी वेबसाइट बनाई हुई है ना, मतलब हमने जो बूटस्ट्रैप लगाई थी याद है, उस पर वो बूटस्ट्रैप का एक फॉर्म उठाया था, कार्ड उठाया था, उसने सब किस में बदल के रख दिया है, इसमें। अब इसकी हम जरा फाइल साइज देखते हैं, कितनी फाइल साइज बता रहा है, 500 KB। इस 500 KB में वो रिएक्ट की लाइब्रेरियां भी हैं, हमारा काम भी है, सब कुछ है A to Z। कितनी फाइल साइज में, 500 KB। पिक्चर्स होंगी तो जाहिर सी बात है उनकी अलग से MB आती है, वो थोड़ी अलग से MB आती है, लेकिन ये इसमें अभी पिक्चर्स मेरी कोई है ही नहीं, मेरे ख्याल सिर्फ ये फैव आइकन है, जो कि आई थिंक रिएक्ट वाला ही है। ये दिख नहीं रहा, ये फेव आइकन रिएक्ट का ही है, सिर्फ वही है, और कोई हमारे पास इमेज नहीं है। वैसे पहले हम इस पे आते हैं। अब हमें पता लग गया कि अब ये सक्सेसफुल हो गया है,
अब कोई एरर नहीं आया। अब हम क्या कर सकते हैं कि अब हमने दोबारा कबाड़ा किया है, दोबारा से ये एरर दे देगा। हम इसको दोबारा से मिटाते हैं। अब आपको पता है कि अब रिएक्ट पे अपडेट करना है, वो सॉरी गिटहब पे अपडेट करना है, तो आपने क्या करना था, इस प्लस को दबाना है, मैसेज पे लिखना है कि ऑल गुड, आपने कमेंट किया, वो फाइनली नीचे जाके उस सर्कल को दबा दिया, ओके दबा दिया। अब ये पहले किस पे जाएगा, गिटहब। गिटहब को कौन देख रहा है, नेटलीफाई। अब ये उसको फिर दोबारा से ये बिल्ड करना शुरू करेगा और चेक करेगा, अगर सब सही है तो डिप्लॉय कर देगा, कुछ गड़बड़ होगी तो आपको वो एरर दे देगा। अब हम दोबारा नेटलीफाई पे जाते हैं, बैक करते हैं। अब दिख रहा है कि दो पहले फेल्ड हो चुके हैं, अब ये तीसरा बिल्डिंग कर रहा है। सही है, अब आप इसको दोबारा क्लिक करें तो ये आपको दिखा देगा नीचे जाके कि क्या क्या अभी काम हो रहा है। कोई भी एरर होगा तो आपको यहीं पर दिख जाएगा कि क्या एरर हुआ है। ठीक है, जैसे मुझे पता लगा कि वो यूज स्टेट की बात कर रहा है कि यूज स्टेट फजूल में लगा हुआ है। अब जब तक ये अपना काम कर रहा है, हम यहाँ पे क्विकली हम देख लेते हैं कि यूज स्टेट हमने कैसे बनाया था। अब आपको पता है कि यूज स्टेट जो है इसको हम क्या कहते हैं, हुक्स। क्या कहते हैं, हुक्स। जैसे हुक क्या होता है, वो रिएक्ट हुक। सही है, ये रिएक्ट हुक जो होता है वो बेसिकली एक फंक्शन है। क्या है ये, फंक्शन है। और फंक्शन को कॉल कैसे किया जाता है, पैरेंथेसिस लगा के। ये बात याद है आप सबको। अब इस फंक्शन से जो रिटर्न होगा मैं उसको सेव कैसे करा सकता हूं, ऐसे करके। ये बात आप सबको याद है, सिंपल जावास्क्रिप्ट है। इसका मतलब यूज स्टेट से जो भी चीज रिटर्न होगी वो किस में सेव होगी, डेटा में। लेकिन मुझे पता है कि ये फंक्शन एक वेरिएबल पास नहीं करता, बल्कि क्या कितने वेरिएबल पास करता है, तो उनके लिए मैं क्या बनाता हूं, एक एरे। अब ये कितने वेरिएबल देता है, तो एक वेरिएबल, पहला वेरिएबल जो आपका होता है वो डेटा खुद होता है, यानी जो आपने डेटा सेव करानी है, जो आपने डेटा यूज करनी है, वो डेटा किस में आती है, पहले वाले वेरिएबल में। दूसरे वेरिएबल में क्या आता है, दूसरे वेरिएबल में आपको एक वो फंक्शन देता है। ये फंक्शन क्या करता है, ये आपको डेटा सेट करने में हेल्प करता है। मतलब इस वेरिएबल में आपको कोई नई चीज सेव करनी है तो आप किस फंक्शन के थ्रू करोगे, और ये इसकी कन्वेंशन है। आप जो वेरिएबल यहां लिखते हो ना, उसके आगे क्या लगा देते हो, सेट लगा देते हो, और उसका ये वाला डी कैपिटल कर देते हो, क्योंकि आपको पता है कैमल केस। तो ये इसकी कन्वेंशन है लिखने की, सेट डेटा। सही है, अगर फर्ज करें होता नेम तो इधर क्या आता, सेट नेम। अगर होता क्लास तो यहाँ क्या होता, सेट क्लास। सही है, यहाँ यूजर्स डेटा, एक जगह यूजर्स डेटा, दूसरे में क्या होगा, सेट यूजर्स डेटा। ये वेरिएबल है और ये क्या है, फंक्शन है। ये बात समझ आ रही है, ये वेरिएबल है और ये वेरिएबल, जहां डेटा आपको चाहिए उसको पास कर दो, सिंपल सिंपल वेरिएबल है। ये फंक्शन, जहां आपको डेटा सेव करना है इसके आगे पैरेंथेसिस लगाओ, पैरेंथेसिस में क्या पास कर दो, जो डेटा सेव कराना है। अब इसकी एक बात आपको याद रखनी चाहिए, देखें यहां पे वो अब क्या बता रहा है, नेटलिफाई बिल्ड कंप्लीट, और नीचे क्या कर रहा है, साइट इज लाइव। अब आप बैक आएंगे तो यहाँ पे पब्लिश्ड आ रहा है, फेल्ड नहीं आ रहा। सही है, अब आप थोड़ा बैक और आएंगे, बल्कि netlify.com पे जाएं, मतलब मेन वाले। अब ये वाली वेबसाइट मैंने अभी अभी डिप्लॉय की है, ऊपर वाली, ये नाम खुद ही दे देता है फायरबेस ऐप की तरह। सही है, इसने नाम क्या दे दिया है इसको, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्प्रिंकल्स। ये हम बदल सकते हैं। यहाँ पे जब आप अंदर आएंगे तो सबसे पहले पहले आपको क्या देगा, लिंक। आप इस पर क्लिक करें तो ये आपको आपकी वेबसाइट पे ले जाएगा। यही आपकी रिएक्ट की, तो हमने कार्ड हमने उसका बूटस्ट्रैप का उठाया था, याद है। और हमने बटन को क्लिक किया, वो किस पे आ गया, google.com, क्योंकि हमने google.com सेलेक्ट किया था। सही है, अब इसको अगर आपने बदलना है तो मेरे ख्याल से ये होता है डोमेन सेटिंग्स। डोमेन सेटिंग्स में आप इसको बोलते हैं एडिट साइट नेम। एडिट साइट नेम में आप बोलते हैं बूटस्ट्रैप। बिल्कुल ऐसे कनेक्ट होता है। ये कह रहा है ये मैंने किसी ने लिया हुआ है पहले,
बूटस्ट्रैप 1 किया, ये भी किसी ने लिया हुआ है। बूटस्ट्रैप 2 किया, ये भी किसी ने लिया हुआ है। बूटस्ट्रैप 101, बहुत सारे लोग उस्ताद हैं। अब ये तो किसी ने नहीं लिया होगा, सही है। अब मैंने इसका नाम एडिट कर लिया। अब मेरे लिंक क्या बन गई है, सोफा ऐप डॉट नेटलिफाई डॉट। अब इसकी खास बात क्या है कि आप जब भी कोई चेंज करेंगे, आप गिटहब पे उसको जैसे ही डिप्लॉय करेंगे, नेटलिफाई अपना काम शुरू कर देगा। हालांकि अगर आपको याद हो तो फायरबेस में ऐसा नहीं था। फायरबेस में आपको फायरबेस डिप्लॉय की कमांड चलानी पड़ती थी, तब जाके आपके जो चेंजेस हैं वो रेप्लिकेट होते थे। हालांकि नेटलिफाई इतना इंटेलिजेंट है कि आपने जस्ट गिटहब अपडेट किया, ये ऑटोमेटिकली उठा लेगा। और ये बिल्ड वगैरह भी खुद करता है। मतलब ये वाला काम जो अभी आपने मैंने लोकली किया, ये वाला, ये बनाने वाला काम जो नेटलिफाई है खुद अपने सिस्टम पे करता है। और अगर आपने नोट किया हो तो नेटलिफाई का बिल्ड टाइम बहुत कम था एज कम्पेयर टू हमारे विंडोज़। ठीक है, तो ये आपका सिंपल नेटलिफाई था, और ये सिंपल आपका यूज स्टेट है। यूज स्टेट में एक खास बात याद रखने वाली है कि ये पुरानी वैल्यू को रिप्लेस करता है। क्या करता है, इसका मतलब क्या है? मतलब कि ये नहीं हो सकता, हम जरा यहाँ पे एक एम्प्टी चीज खोलते हैं, बल्कि ज़्यादा बेटर है कि हम इसको कोई वेरिएबल दे दें। हम बेसिकली देते हैं इसको h1 डेटा, सही है। अब इसके अंदर आपको याद है यहाँ पे क्या देना होता है? किसी को याद है यहाँ पे क्या देना होता है? कौन सा डेटा? ये डेटा होता है इनिशियल डेटा। कौन सा डेटा होता है? इसका मतलब है उसके अंदर रखना है कि, कहने का मतलब है कि फर्ज करें आप एक वेरिएबल बना रहे हैं। अब वेरिएबल बनाते वक्त आपके दो तरीके हैं। या तो आप कहें var डेटा कॉलन, सही है, होगा। तो ये सेम कंडीशन यहां पर है। लेकिन दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि आप ये वेरिएबल बनाओ, लेकिन साथ साथ उसमें कोई ना कोई वैल्यू दे दो। अब अब आपको ये बात यहां पे पता लग रही है कि वो डेटा का वेरिएबल बना है, वो डेटा का वेरिएबल बन गया और यहाँ पे मैंने इस्तेमाल भी कर लिया। दिख रहा है आपको ये क्या हो रहा है? ये यहाँ पे बना, यूज हुआ, लेकिन क्योंकि अंदर इसके अंदर कोई डेटा ही नहीं है तो यहाँ पे कुछ आपको दिख नहीं रहा। अब आप यहाँ पे कोई भी चीज सेट कर सकते हो, कोई भी चीज, क्यों? क्योंकि एक वेरिएबल है। वेरिएबल के अंदर आप हर डेटा टाइप दे सकते हो, आप एरे दे सकते हो, आप ऑब्जेक्ट दे सकते हो, स्ट्रिंग दे सकते हो, नंबर दे सकते हो। ये बात पता है? अभी के लिए हम इसमें क्या दे रहे हैं? स्ट्रिंग में हम लिख देते हैं फ्रॉम यूज स्टेट। क्या चीज? ए यार, यहाँ पे आएगी ना। अच्छा भाई, ये बड़ा कॉमन एरर है, तो ज़रा देख लो। ये मैं भी बहुत गलती करता हूँ। यहाँ पे हमें कॉन्स्ट देना होता है, मतलब कोई ना कोई डिक्लेरेशन देनी है। मैं नॉर्मली कॉन्स्ट देता हूँ, वैसे ये वार भी हो सकता है, सही है। हालांकि अभी अगर आप देखेंगे तो मैं जहाँ पे जब समझा रहा था तो मैंने वार डेटा लिखा था, सही है। तो छोटी सी मिस्टेक है, लेकिन खैर। यहाँ पे मुझे क्या, इस फ्रॉम यूज स्टेट ये कहाँ से आ रहा है जो मैंने यहाँ पे वैल्यू दी है, सही है, इजी। अब मैं यहाँ पर आकर, अब मुझे एक नई वैल्यू इसमें सेट करनी है, तो मैं इसको इस्तेमाल करूंगा। ये मैंने इसका फंक्शन बुलाया। अब फंक्शन कॉल करने के लिए मुझे क्या चाहिए? पैरेंथेसिस। अब मुझे जो नया डेटा देना है मैं कहाँ दूंगा? इसके बीच में, दिस इज
न्यू डेटा। अरे कहाँ गायब हो गया? अच्छा, यहाँ पे एक वो मसले में फंस गया है। आपको एक एरर दे रहा है। एरर क्या दे रहा है? एरर क्या दे रहा है वो? टू मैनी री रेंडर्स। की लॉजिक क्या है? देखें वो हुआ क्या। उसने ये फंक्शन चलाया, डेटा बदला, डेटा बदला, कंपोनेंट रीलोड। वो फिर उसने कंपोनेंट चलाया, उसने फिर यूज स्टेट बनाया, वो फिर आया, फिर डेटा चेंज हुआ, फिर रीलोड। अब वो बार 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 ये चीज़ दोबारा कर रहा है। वो हमसे बोलना ये चाहता है कि भाई तुम करना क्या चाहते हो। तो आप बेसिकली उसको बोलो कि टेंशन नहीं लो। एबीसी, और ये हमारे पास सेट हो गया। अब ये वाला जो सारा काम है आपने इसको किसके अंदर बंद कर दिया है? एक फंक्शन के अंदर आपने बंद कर दिया है। अब आपने यहाँ पर एक क्या कर लिया है, सिंपली एक बटन बना लिया है और इस बटन में बोला है क्लिक मी। और बटन जब ऑन क्लिक हो तो ये वाला फंक्शन कॉल हो जाए। हाँ, पहले चलते ही जा रहा था, चलते जा रहा था, चलते जा रहा था। अब मैंने इस पर ब्रेक मारी है। अब ऊपर आपको क्लिक मी का बटन दिख रहा है। अब इसको प्रेस करते हैं तो नीचे क्या हो गया? दिस इज न्यू डेटा। अब आप देख रहे हैं कि मैंने एक वेरिएबल में डेटा बदला और वो वेरिएबल के बाद डेटा बदल के लाइक उसके कि नॉर्मली अगर हम यूज स्टेट नहीं करते तो क्या मसला होता? वो री रेंडर होता और दोबारा से जो इनिशियल वैल्यू है वो वापस आ जाती। ये बेसिकली यूज स्टेट का काम है। लेकिन एक चीज गौर करने वाली है कि पहले क्या लिखा हुआ था, अब क्या लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि ये जो सेट डेटा वाला कर देता है, पुरानी वैल्यू को बिल्कुल रिमूव कर देता है और फिर जो आप वैल्यू उसको पास करते हैं तो आपको नई वैल्यू सेट कर देता है। इवन इस हद तक, फर्ज करें मैं इसको कोई भी चीज़ पास नहीं कर रहा, सिर्फ क्या पास कर रहा हूँ? स्ट्रिंग। तो नीचे अगर हम इसको दोबारा से क्लिक करेंगे, गायब हो गया। तो उसने बेसिकली क्या किया, पहला काम ये करता है डेटा रिमूव करता है, फिर अपना। सही है। ये मसला है। क्यों मसला है? फर्ज करें कि आपको एडिशन करानी थी, आपको डिलीट नहीं करना था, आपने एडिशन करानी थी। जैसे कि आप कह रहे हैं कि डेटा जो है आपका, यहाँ पे जो आपका डेटा है ये फर्ज करें एक नंबर है। नंबर कौन सा है? 0। अब सेट डेटा में मैंने कहा 1, तो यहाँ पे क्या होगा? 1। लेकिन मैं अब इसको क्लिक कर रहा हूँ तो क्या 1 का 2 होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम उसको क्या पास करें? 1। और वो पुरानी वैल्यू को डिलीट कर देगा। फर्ज करें यहाँ पे था 5 और यहाँ पे है 2। अब क्लिक करने पे वो क्या कर देगा? लेकिन मैं चाह रहा था वो पुरानी वैल्यू में क्या करे? प्लस करे। पुरानी वैल्यू को तबाह ना करे, उसमें क्या करे? प्लस करे। अब क्या करेंगे? अब इसको समझ में आ रहा है मसला क्या हो रहा है? क्योंकि वो पुरानी वैल्यू को डिलीट कर देता है, लेकिन मैं नहीं चाहता वो पुरानी वैल्यू को डिलीट ना करे बल्कि उसमें क्या कर दे? प्लस। तो अब आपके पास क्या तरीका होता है? हालांकि कहाँ से ला रहा है वन भाई? पुराना वो मैंने सेव नहीं किया था। क्या हो रहा है?
आप थोड़ा सा गौर करें। अगर मैं इसको, तो क्या ये चलना चाहिए? मतलब मैं उसको क्या कह रहा हूँ कि पुराना डेट। अब आपसे एक सवाल है, जब मैं पहली दफा दबाऊंगा तो मुझे क्या नजर आएगा? तो पहली दफा चलो 5 आएगा, बटन दबाया तो फिर क्या नजर आएगा? 7। दूसरी बार मैंने फिर बटन दबाया, क्या आएगा? 7 ही आएगा कि 9 आएगा? कितने कह रहे हैं 7 आएगा? कितने कह रहे हैं 9 आएगा? 9 क्यों आएगा? आप क्यों कह रहे हैं कि 7 होगा? नहीं नहीं, अब 9 वाले हो। 7 7। 7 क्यों होगा? हाँ, तो लॉजिक तो है। लड़के ने लॉजिक तो दिया लड़के ने। पेज रिलोड होगा तो? अच्छा चलो देखते हैं पहले। सही है, मैंने इसको सेव किया, इसको रिलोड किया हमने, तो ये 5 आ गया क्योंकि यहाँ पे क्या है? 5। हमने एक प्लस किया तो क्या हो गया? 7। एक्सपेक्टेड था यही होगा। अब दोबारा हम पे क्लिक करते हैं तो क्या हुआ? 9। वजह क्या हुई? आपका जवाब बिल्कुल सही था कि चेंज होने पे पेज रीलोड होगा, यानी कि कंपोनेंट, वैसे पेज रीलोड गलत लफ्ज़ है, कंपोनेंट रीलोड होगा। कंपोनेंट रीलोड होगा, सही है। लेकिन यूज स्टेट हम इसीलिए तो इस्तेमाल कर रहे थे कि पुराना डेटा डिलीट ना हो जब कंपोनेंट रीलोड हो। कि यूज करने का वाहिद मकसद ही यही था। अब देखें पहली बार क्या हुआ, 2 आपको 5 नजर आया, +2। जब ये करता है, ये बस डेटा आईडी इज इक्वल्स टू 7 और कुछ भी नहीं। क्योंकि एक ऐसी जगह पे चेंज होता है कि जो रिएक्ट इसको पता नहीं, वो आपको दिख रहा है। ये लिखा 7। इस में इसको क्या मिलेगा? बात दिमाग में रखने वाली है, आता है खासकर। बात समझ आ रही है? आपको याद है हमने ऑब्जेक्ट डीकपलिंग ऑफ ऑब्जेक्ट पास कर वाले ऑब्जेक्ट को क्या पता। तब हम क्या इस्तेमाल करते हैं? आपकी अगर आप क्विकली इसको देखें, मेरे कहने का मतलब है स्ट्रक्चरिंग है डी एरे है। एरे में क्या सेव हुआ हुआ है? 1 2 3। अगर हम पहले सिर्फ डेटा चलाते हैं तो 1 2 3 आ रहा है, सही है। अब देखिए मैं इसको पास करता हूँ एक नया एरे, 4 5 6, सही है। इसको मैं क्लिक भी करता हूँ तो उसने पुराना वाला एरे उड़ गया। लेकिन मैं ये नहीं चाहता था, मैं चाहता था, ये समझ लें, इसको जरा सोचें कि हम कर क्या रहे हैं।
हम एक ऐप बना रहे हैं जिसमें हम न्यू स्टूडेंट का डेटा हर बार ऐड कर रहे हैं। तो आपको पता है कि जब एक न्यू स्टूडेंट का डेटा ऐड होता है वो किसी ना किसी एक एरे में ऐड होगा, तो एरे आपकी बड़ी होती चली जाएगी। सही है। अब क्या आप पुराने बच्चों का डेटा डिलीट कर दोगे जब भी किसी नए बच्चे को लाओगे? तो नहीं ना, पुराने वाले को रखना है ना। तो ये तो बड़ा कबाड़ा हो जाएगा अगर पुराने वाले का डेटा डिलीट होगा। अब उस केस में आप क्या करते हो? उस केस में आप करते हो, आपको पता है कितने डॉट्स होते हैं? 3। और उसके वेरिएबल का नाम, और फिर आप लिखते हो 4 5 6। तो बेसिकली आपने क्या टेक्निक इस्तेमाल की? क्या? और आपने बेसिकली जब वापस आए, हमने इसको रीलोड किया, तो 1 2 3 पहला, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 1 2 3। सही है। अब मैं इसको क्लिक नहीं किया तो क्या आ गया? 4 5 6। मैं दोबारा क्लिक नहीं करूंगा तो क्या होगा? अब ये सवाल है, बस ये आखिरी सवाल है, उसके बाद हम क्लास ऑफ करते हैं। हमारी क्लास बहुत लंबी चली गई है, लेकिन थोड़ा सा कवर करना था। या 4 5 6 दोबारा आएगा, यानी कि 4 5 6 4 5 6 आएगा, या सिर्फ 1 2 3 4 5 6 आएगा? दोबारा 4 5 6 आएगा। पिछला लॉजिक देखें तो यही होना चाहिए। क्या आया? बिल्कुल सही बात है, पुराने लॉजिक को ही वो फॉलो कर रहा है अभी। ऐड किया 5 6, पहले आपको देखो 4 5। लास्ट टाइम प्रिजर्व से डेट नाउ। ये किस किस का डेटा हो सकता है? सबसे पहले, ये आपका अगर एपीआई के थ्रू, यानी कि सर्वर से कोई डेटा आ रहा है, तो ये वो डेटा हो सकता है। आप फॉर्म के अंदर कोई डेटा ले रहे हैं, यूजर से फॉर्म में डेटा ले रहे हैं, तो आपका वो किस में होना चाहिए? यूज स्टेट। जरा इसको सोचें, आपके यूजर ने पूरा इतना बड़ा फॉर्म भरा, सही है। अब उसने जैसे ही फॉर्म भरने के बाद नीचे सेव का बटन दबाया, अब सेव का बटन दबाया तो क्या होगा? डेटा बदला। डेटा बदला तो आपका वो पूरा कंपोनेंट क्या होगा? रीलोड हो जाएगा। जब कंपोनेंट रीलोड हो जाएगा तो सारी वैल्यूज दोबारा क्या हो जाएंगी? खाली। अब फॉर्म भेजने से पहले ही आपकी वैल्यू सारी क्या हो चुकी हैं? खाली। अब आप इसको प्रिजर्व कैसे करोगे? उसमें आप क्या इस्तेमाल करते हो? कोई भी तफरी चलती रहे, कितनी दफ़ा भी आपका जो फॉर्म है वो कंपोनेंट है वो रीलोड हो जाए, आपका यूज स्टेट खाली ना हो, मतलब आपका जो यूज़र है वो पागल ना हो, जब तक आपका पेज रीलोड नहीं होता ना। मतलब अब ये देखें 1 2 3 4 5 6 4 5 6 है। अब मैं चाहता हूँ कि ये सब कुछ इस कंडीशन में वापस आए। क्या तरीका है कि मैं इस पूरे पेज को ज़बरदस्ती क्या करूँगा? रीलोड। जब हम पेज रीलोड करते हैं ना, तो सारे के सारे जो यूज स्टेट होते हैं वो क्या हो जाते हैं? दोबारा से अपनी इनिशियल वैल्यू पे वापस चले जाते हैं। सही है। तो ये पेज रीलोड का रिएक्ट ऐप पेज रीलोड नहीं करती, क्योंकि मैंने आपको बताया था वो सिंगल वेब ऐप कहलाती है। उसमें पेज चेंजेस का कोई चांसेस होते ही नहीं है। जब आप इस पेज को रीलोड कर रहे हैं ना, तो बेसिकली आप कह रहे हो कि जो सर्वर ने मेरे पास डेटा भेजा था ना शुरू शुरू में, मुझे सारी ऐप उसी कंडीशन पे वापस ला दो। सही है। और पुरानी कंडीशन क्या थी कि इस एरे के अंदर, सही है, ये आपका यूज स्टेट है, और ये आपका नेटलिफाई है, और ये आपका कोर्सरा है। और कल इंशाल्लाह लाजमी आप 7:30 बजे आइएगा। इसके हवाले से ही आप नोमान को बता दीजिएगा कि मैंने यही बताया है कि आप लोगों ने क्या करना है कि कोई टेम्पलेट डाउनलोड करना है, और उस टेम्पलेट को आपने किस पे फॉर्मेशन करनी है उसकी? एक रिएक्ट ऐप पे। बात समझ आ रही है?
सही है। आप ये कल इंशाल्लाह कीजिएगा। मैं नुमान से भी रिपोर्ट ले लूँगा कि आप में से कितनों ने कितना किया। देखिए मैं समझता हूँ कि आप पूरा जो एक टेम्पलेट है, कुछ बच्चों की थोड़ी स्पीड अच्छी होगी क्योंकि उन्होंने थोड़ी प्रैक्टिस की भी होगी, कुछ बच्चों की स्पीड अच्छी नहीं होगी क्योंकि वो प्रैक्टिस में नहीं होंगे। कोशिश करेंगे कल 2 घंटे के अंदर आप इसको ख़त्म कर दें। अगर आप कल 2 घंटे में एक पूरी वेबसाइट के कंपोनेंट्स नहीं बना पा रहे हैं, सही है, तो आप उसको बोल दीजिएगा कि आप कम से कम उसको कोई पेज बना हुआ रिएक्ट में दिखा दीजिएगा, सही है। और उसके नीचे वाले जो कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि हीरो सेक्शन के 1 2 3 4 5 6 पूरे सेक्शंस थे, फुटर था, आप बोलिएगा कि मैंने पहला ये वाला पेज बना लिया और नीचे के 2 3 सेक्शन बन गए और नीचे वाला फुटर बन गया, सही है। मेन सेक्शन, फुटर और नेविगेशन, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके बगैर तो वेबसाइट ही नहीं है। और बोलिएगा ये बीच वाले 2 3 सेक्शन बच गए ना, ये मैं आपको नेक्स्ट वीक में आपको ये असाइनमेंट सबमिट करा दूंगा। बात समझ आ रही है? इस तरीके से आप अप्रोच कीजिएगा, लेकिन कल इसको जल्द से जल्द इसको बनाने की कोशिश कीजिएगा, सही है। वो लड़का रिएक्ट में बेटर है क्योंकि वो काम ही रिएक्ट में करता है। आपको कोई भी सवाल हो, कोई भी इशू हो, आप डायरेक्टली उससे पूछ सकते हैं, सही है। लेकिन ऐसा सवाल मत पूछिएगा जो इस वक्त आपके आउट ऑफ कोर्स हो। बात समझ रहे हैं? क्योंकि वो इस चीज़ का फ़िलहाल मिजाज नहीं है कि वो आपको उस बात का जवाब दे। आपको सिर्फ उस बात का जवाब देगा कि अभी जो आपके असाइनमेंट से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। और हाँ, आप लोगों से एक बात करनी थी मुझे कि आप लोग असर के बाद आ सकते हैं एक दिन, कि कल की क्लास बेसिकली मिस हुई है, तो उसको मुझे कंपनसेट करना है, एक लगातार क्लास चलानी है। संडे को कल बेसिकली मुझे कहीं जाना है, ऐसा से मरना में आ जाता। नेक्स्ट संडे 5:30 बजे इशू है क्या कोई? किस किस को इशू है? हफ्ते को 5:30 ना हो? आपका कोचिंग सेंटर है? चलें ठीक है, फिर नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह हम लोग फिर संडे वाले दिन बात कर लेंगे, ठीक है। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।